हेलो एंड वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। आज के सेशन में आपका स्वागत है। सो टुडे विल बी कवरिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर सिविल सर्विसेज, दैट इज एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज। अब अपार्ट फ्रॉम द सिलेबस, आप सिलेबस को एक सेकंड के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। आप एक चीज़ सोचिए, जब आप सिविल सर्विसेज में है, आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो नेचुरली हर चीज़ के हम एप्टीट्यूड के बारे में बात करते हैं। जब आप 10वीं से 11वीं 12वीं में जा रहे थे, तो आपने वो स्ट्रीम सेलेक्ट करनी थी, PCM, कॉमर्स, वॉट एवर स्ट्रीम यू हैव डिसाइडेड। तो वो टीचर ने बोला इसका एप्टीट्यूड साइंस के लिए है, इसका एप्टीट्यूड आर्ट्स के लिए है, कॉमर्स के लिए, राइट। तो वैसे ही जब आप सिविल सर्विसेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, राइट, आप बनेंगे वहाँ पे, तो आपका एक एप्टीट्यूड देखा जाता है। You will be required certain qualities, certain value sets which are important for service delivery, ठीक है, as basically performing your duties as a civil servant। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग वही देखेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, हम सिलेबस, ऑब्वियसली सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर हम ये देखेंगे कि कौन सी वैल्यूज है, उसको हम फोकस करेंगे। एंड बियॉन्ड दिस, हम लोग जब ये देखेंगे, हमने देखा है कि काफ़ी बार इस पे क्वेश्चंस आ रखे हैं, जैसे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी, हाउ इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर द पब्लिक सर्विसेज, ऑब्जेक्टिविटी। तो कुछ वैल्यूज़ के बारे में आपको डेफिनेशन, कुछ पर्सपेक्टिव्स चाहिए, एंड बुकिश डेफिनेशन से हमारा काम नहीं बनता। सो दिस सेशन दैट वी आर गोइंग टू डू इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। तो ये हम लोग, ये वाला जो पार्ट है, हम इसको 2 चैप्टर्स में कंक्लूड करेंगे। तो आइए देख लेते हैं पहले हम लोग क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दिस एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज़। फाउंडेशनल वैल्यूज़ जो यहाँ लिखा हुआ है, बहुत सारी वैल्यूज़ है, उसमें से कुछ वैल्यूज़ फाउंडेशनल मानी गई है बाय द सेकंड ARC, ठीक है। जैसे कि इंटीग्रिटी हो गई, ऑब्जेक्टिविटी हो गई, टू बी नॉन पार्टिसन, मतलब इम्पार्शियल होना है आपको, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज। तो कुछ सर्विस को, कुछ क्वालिटीज़, 5-6 क्वालिटीज़ को फाउंडेशनल वैल्यूज़ माना गया है। पर हम अभी फॉर द टाइम बिंग हम लोग सारी वैल्यूज़ को कवर करेंगे इररिस्पेक्टिव, और बाद में देखेंगे भाई फाउंडेशनल वैल्यूज़ कौन सी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इन्हीं लाइंस पे क्वेश्चन आया, यहाँ पे लिखा है फाउंडेशनल वैल्यूज़, तो उसी पे बहुत सारी वैल्यूज़ पे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। सो विल बी लुकिंग एट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, ठीक है। छोटी केस स्टडीज़, छोटे चीज़ें जो न्यूज़ में हुई है, उसको रिलेट करके हम करेंगे, क्योंकि ऐसी पेपर पे आता है आपका। अच्छा, so foundational values for civil services, integrity, impartiality, non-partisanship, objectivity, foundational values है। Dedication to public services, ये हम day 1 में करेंगे। Dedication to public services, empathy, tolerance, ये सारी जो चीज़ें हैं हम लोग इसको day 2 में करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट होने वाला है। तो चलिए पहले देख लेते हैं सिविल सर्विसेज क्या होंगी। अगर हम उसकी क्वालिटीज़ देखने वाले हैं कि क्या क्या वैल्यूज़ होने चाहिए, तो पहले हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए फॉर सिविल सर्विसेज। आप सिविल सर्विसेज दे रहे हैं, आपको भी पता होगा, राइट। तो सिविल सर्विसेज इज बेसिकली गवर्नमेंट की सर्विस है, कोई परमानेंट सर्विस जो होती है। एक तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं और एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, तो ब्यूरोक्रेसी जिसको कह देते हैं। सो दिस इज द परमानेंट साइड ऑफ द गवर्नमेंट सर्विस which is not to do with the defense forces, आर्मी वार्मी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। पुलिस हो सकता है, हाँ बिल्कुल पुलिस हो सकता है, तो आर्मी से लेना देना नहीं है, डिफेंस फोर्सेस एंड जुडिशरी, तो जुडिशियल ब्रांच से भी कोई लेना देना नहीं है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट सिविल सर्विसेज। बहुत सिंपल है, आपको सबके नाम तो पता ही है, सबके एस्पिरेशंस है, नहीं IAS ज्वाइन करना है, IPS ज्वाइन करना है, IRS, फॉरेन सर्विसेज। सो दीज आर सिविल सर्विसेज। Now obviously these are an integral part of the government, ठीक है। They are very important part of the government, इसके बिना नहीं चल सकती, ये बैकबोन है, कोर है of the government, ठीक है। हम डिफेंस तो भाई लड़ाई कर रहे हैं, अंदर बाहर लड़ाई कर रहे हैं, they are protecting the borders, very important. Judiciary is dispensing the justice, but this is the part of the government which is executing and taking part in the routine activities of a citizen's life, ठीक है। तो इनके 2 फंक्शंस है, बेसिक चीज़ है, मतलब बहुत सारे फंक्शंस है, ऐसी नहीं है, बट 2 मेन काम है बेसिकली। दैट इज द फर्स्ट वन इज द पब्लिक सर्विस डिलीवरी। आप IAS ऑफिसर बन रहे हैं, तो आप मे बी यू विल बी SDM,
या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कुछ भी आप कर रहे हो, या पुलिस का काम कर रहे हो, तो आपको काम करना है कि एक अच्छी सर्विस डिलीवरी हो रही है। इवन अगर आप पुलिसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, पुलिसिंग इज अ सर्विस डिलीवरी, तो अच्छी पुलिसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, देयर इज यू इंश्योरिंग लॉ एंड ऑर्डर, रूल ऑफ लॉ इन योर प्लेस। एंड लाइकवाइज फॉर IAS, ठीक है, आप अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट की स्कीम है उसको अच्छी तरह से इंप्लीमेंट कर रहे हैं। सो दैट इज द आइडिया। सो इम्प्रूविंग द गुड पब्लिक सर्विस डिलीवरी। एंड सेकेंड थिंग इज, आप बेसिकली यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है, ठीक है, तो पॉलिसी इज व्हाट द गवर्नमेंट सेज कि भाई ये करना चाहिए, हमें मार्जिनलाइज सेक्शंस के लिए हमें कोई अच्छी स्कीम लेके आनी चाहिए, हमें हंगर के इशू को एड्रेस करना है, माल नरिशमेंट, ये बेसिक इशूज है। तो हमें ये पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हो इनिशियल स्टेज में, ये आपका काम है। पर जैसे जैसे आप अपने करियर में प्रोग्रेस करते जाएंगे, आप लोग you will move into the policy side of things. You may be at a higher level, DCBC तो चलो DC वगैरह भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, but micro level पे they make more policies. But when you move towards, say you are a secretary of a ministry या additional secretary, ठीक है, हेल्थ केयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर सेंटर में ऊपर पहुंच गए हो, आप फिर पॉलिसीज बनाओगे, ठीक है, वही काम करोगे, इम्प्लीमेंटेशन का काम कम हो गया है, अब आप पॉलिसीज बनाओगे, आप फीडबैक लोगे वहाँ पे। सो यू विल बी इन्वॉल्व इन पॉलिसी मेकिंग, ठीक है, तो ये आपका काम है, तो पॉलिसी मेकिंग एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर, ठीक है। तो हम लोगों ने सिविल सर्विसेज देख लिया है, नेचुरली दिस इज एन इंटीग्रल पार्ट, इसका काम है डिलीवरी ऑफ द पब्लिक सर्विसेज एंड पॉलिसी मेकिंग एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। अब नेचुरली इन सब को करने में एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, दैट दिस सिविल, आप ये जब सर्विस डिलीवर कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, यू आर इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। आपको एक पावर दी गई है जो शायद और किसी के पास नहीं होंगी। आप कोई कंटेम्प्रेरी देख लीजिए, आपका कोई क्लासमेट है, बहुत अच्छा भी है, IIT से चला गया, वहाँ से कॉर्पोरेट सेक्टर में है, बट यू कांट इक्वेट एन IAS ऑफिसर या IPS ऑफिसर टू दैट पर्सन, इवन चाहे वो CEO हो किसी कंपनी का। नहीं, द पोजिशन ऑफ पावर, अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी जो इसके पास है, पब्लिक सर्वेंट के पास है, वो उनके पास नहीं है। तो देयर इज अ पोजीशन ऑफ पावर, देयर इज अ पोजीशन ऑफ डिस्क्रिशन भी है, डिस्क्रिशनरी पावर्स भी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिटीजन्स दे लुक अप टू देम। तो इस रेफरेंस में देयर आर सर्टेन वैल्यूज, एक एप्टीट्यूड चाहिए, एक वैल्यूज चाहिए, सो दैट दे कैन परफॉर्म बेटर। कौन? सिविल सर्वेंट्स। सो दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी आर गोइंग टू लुक कि क्या एप्टीट्यूड होना चाहिए, क्या सेट ऑफ क्वालिटीज होनी चाहिए, सो दैट द पर्सन कैन be involved, so that there is a good public service delivery based on the principles of inclusivity and sustainability. Inclusive होना चाहिए ना, ये नहीं कि भेदभाव करे, सबको बराबर का देना चाहिए। जो मार्जिनलाइज्ड है, जो वल्नरेबल है, उनके प्रति उनके पास कंपैशन होनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए कि भाई हमें इनको सर्विस प्रोवाइड करनी है, हमें अच्छी इनकी लाइफ इंप्रूव करनी है, हमें ये स्पेशल टास्क दिया गया है। So good public service delivery and also when it comes to policy making and its implementation, है ना, अच्छा दिमाग, अच्छे से काम करना चाहिए, that is the idea over here। तो aptitude होना चाहिए इसके लिए। So aptitude, तो aptitude क्या हुआ? अब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था वैसे तो, मान लीजिए जब आप 11th 10th के बाद 11th में आप स्ट्रीम डिसाइड करते हो, तो एप्टीट्यूड वर्ड का सुना होगा कि इसका एप्टीट्यूड इसके लिए है, उसके लिए है। वैसे ही सिविल सर्विसेज के लिए एप्टीट्यूड है। तो एप्टीट्यूड इज नथिंग बट इट इज द इनेट और इनबॉर्न एबिलिटी और कैपेसिटी टू लर्न और डू अ सर्टेन टाइप ऑफ वर्क, ठीक है। हर कोई सारे काम नहीं कर सकता, कुछ इस काम में अच्छा होता है, कोई उस काम में होता है। सो वन नीड्स टू हैव दिस एबिलिटी, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स की ये क्वालिटीज हैं, इसको हम ट्रेन कर सकते हैं, इसको और बेटर बना सकते हैं। सो एप्टीट्यूड, नाउ दिस एप्टीट्यूड कैन बी बोथ फिजिकल एज वेल एज मेंटल, ठीक है। मेंटल क्वालिटीज, एज अ पब्लिक सर्वेंट you have a good set of IQ and EQ भी चाहिए, emotional quotient, how to work with a team, leadership qualities, working with the colleagues, ठीक है, having a sense of empathy, compassion, sympathy, वो सब अच्छी humanitarian values वो होनी चाहिए। have a sense of integrity, आपके पास बहुत सारी पावर है, अथॉरिटी है, और आपकी प्रेशर डाल रहा है कोई पॉलिटिशियन कि आप ऐसे ऐसे काम करो, आप इसको फर्जी जेल में डाल दो,
आप नहीं करोगे, आपको एक टास्क दिया हुआ है, आप तो वो कुछ क्वालिटीज होती है सो दैट द पर्सन उसके हिसाब से काम करे, ठीक है। सो दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ एन एप्टीट्यूड। सो दिस कैन बी मेंटल, ऑफ कोर्स मेंटल होना चाहिए, पर फिजिकल भी। वन शुड हैव दैट काइंड ऑफ अ स्टैमिना होना चाहिए, स्ट्रेंथ होना चाहिए, या फिर कॉग्निटिव एबिलिटीज, सो दैट द पर्सन इज एबल टू वर्क, है ना। तो फिजिकल भी होना चाहिए, मेंटल भी होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो एप्टीट्यूड, अब एप्टीट्यूड जो हम बात करते हैं दैट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इंटेलिजेंस। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इंटेलिजेंस जो हो गया आपका, ठीक है, यहाँ तक तो मैंने एप्टीट्यूड बता दिया आपको। अब एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस, जब आप 11th में जब वो जा रहे थे कि यार ये PCM में होना चाहिए, ये कॉमर्स में होना चाहिए, कभी कभी इंटेलिजेंस को भी कर देते थे कि यार इसका लॉजिकल माइंड है, इसका ये है, ठीक है, इज गुड विद नंबर क्रंचिंग एंड ऑल दोस थिंग्स। वैसे तो मार्क्स पे ही हो जाता है। तो व्हेन आई से इंटेलिजेंस, ठीक है, इंटेलिजेंस इज अ गुड क्वालिटी टू हैव। इट इज दी, हम IQ के साथ उसको रेट करते हैं कि इसका IQ अच्छा है, इसका IQ कम है। बट व्हेन आई से एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड इज मच मोर देन द इंटेलिजेंस साइड। तो इंटेलिजेंस इज वन एस्पेक्ट, पर आप जो मैंने आपको बताया था कि भाई इमोशनल क्वालिटीज हो गई, EQ हो गया किसी का, वैल्यू सिस्टम हो गए किसी व्यक्ति के, दोज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। तो इंटेलिजेंस इज वन साइड ऑफ थिंग्स। आपकी एबिलिटी टू थिंक वेरी क्विकली, मेक क्विक कैलकुलेशंस, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, इधर उधर ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए थी, वैसे होनी चाहिए, हाँ ठीक है, अपनी जगह पे बात है। दैट इज वन साइड ऑफ इट, दैट इज बीइंग डिटरमाइंड बाय द IQ, बट देयर इज ऑल्सो अ अदर साइड ऑफ थिंग्स। सो एप्टीट्यूड इज मच मोर देन दैट। मे बी कोई इंटेलिजेंट है पर उस रोल के लिए वो सूटेबल नहीं है, ऐसा आपने देखा होगा, आपके फ्रेंड्स में भी ऐसे होगा, राइट। सो एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस आर टू डिफरेंट थिंग। Now here again one thing to be noted is कि जब हम aptitude की बात करते हैं, aptitude is distinct from skills, abilities and aptitude। बाकी हम आगे जाके attitude and aptitude भी देखेंगे। हाँ जी, तो skills, abilities और aptitude में क्या डिफरेंस होता है, सोचिए थोड़ा सा। skills, सबसे पहले तो हम skills पे आते हैं। तो स्किल आपका होता है, योर स्किल इज बेसिकली द नॉलेज दैट यू हैव अक्वायर्ड, ठीक है। मे बी आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू मे हैव अ स्किल ऑन अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट। मे बी आपने मैथ स्कूल से इंजीनियरिंग करके निकले हो, तो दैट इज योर स्किल। सो दैट इज द स्किल साइड ऑफ इट, समथिंग दैट इज ट्रेन्ड, तो समथिंग दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट। तो स्किल पास्ट में होता है, ठीक है। अब मान लीजिए आप सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, कोई इंजीनियरिंग करके निकला कॉलेज से, तो उसका स्किल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है। ही शुड बी एबल टू परफॉर्म सर्टेन टास्क। अब एबिलिटी इज दी डिपेंडेंट ऑन द स्किल। प्रेजेंट टाइम में वो क्या क्या काम कर सकता है, दैट इज दी एबिलिटी ऑफ अ पर्सन। मे बी वो बीटेक किया था, स्किल है उसके पास, पर अब भूल गया है, काफी टाइम हो गया उसको, ठीक है। मे बी IAS की कोचिंग में था, बाद में आया, बोला यार मैं तो भूल चुका हूँ अब। abilities, so abilities is this thing, but abilities when we say we are talking कि present time में क्या ability है, काम कर सकता है, नहीं कर सकता, वो qualities है या नहीं है। next is aptitude। तो aptitude क्या है, aptitude is forward looking। 10 से 11th में जाता है, PCM दे दो, क्यों यार वो इंजीनियरिंग अच्छा कर लेगा, उसके आगे क्वालिटीज अच्छी होंगी, स्किल्स अच्छी होंगी, तो इसका एप्टीट्यूड है उस चीज़ के लिए। इसको एग्जाम, IAS का एग्जाम दिया, सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया, ये क्वालिटी अच्छा है इसका, इंटरव्यूइंग ऑफिसर, इंटरव्यू लेने के बाद, मेंस और इंटरव्यू होने के बाद, यार ये अच्छा कैंडिडेट है, ये IAS ऑफिसर होगा तो बहुत अच्छा काम करेगा, इसके अंदर वो क्वालिटीज है, इसका एटीट्यूड अच्छा है। सो दैट इज द एप्टीट्यूड, ठीक है। सो आई होप यू गेट द डिफरेंस। स्किल्स इज समथिंग दैट इज ट्रेन्ड, कुछ नॉलेज होगी मे बी, so that is skill, but that is past, looking at the past. Ability is something, obviously it is dependent on the skill, but present time में क्या है, and then उसके बाद आता है aptitude, so forward looking, आगे हाँ यार ये ऐसा कर सकता है, ये इसकी ये ठीक रहेगा, वो अब आप आपस में भी बातें करते हो, राइट। तो अब aptitude हो गया हमारा।
So I hope this thing is clear. Basically, I was telling you the difference because I expect seeing the questions. आप आगे देखेंगे questions को कि differences between aptitude and attitude, values के ऊपर and these qualities के ऊपर बहुत बार questions आए हैं. ठीक है, अब ये relatable है बट डिफरेंट मीनिंग्स है इसके, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए. छोटे छोटे एग्जांपल्स के साथ आप एक्सप्लेन कर सको. छोटे छोटे आंसर्स होते हैं एथिक्स के, थ्योरी पार्ट के, सो यू आर एबल टू अटेम्प्ट दिस. सो एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस, स्किल्स, एबिलिटीज एंड आपका एप्टीट्यूड हो गया. तो ये एस्पेक्ट आपको पता होना चाहिए. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट ओवर हियर. Define and differentiate between aptitude and attitude. हाँ जी, aptitude और attitude में क्या डिफरेंस है मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. डेफिनेशन पीछे पड़ी हुई है आगे. In your opinion, which of these two is more important for a civil servant? Justify. हाँ जी, अब मैं आपको जब पढ़ा रहा हूँ आप सोचिए प्लीज़ इसके बारे में. जैसे पहले दिखा दिया डेफिनेशन तो आप फिर वहीं लग जाओगे. तो बिकॉज यू नो व्हाट, पेपर में जब आप प्रेशर सिचुएशन में होते हो ना, आपके पास टाइम कम होता है. आपके थिंकिंग एबिलिटीज़ कितना फास्ट सोच पाते हो उस टाइम पे. पढ़ के तो जाओगे सब लोग, पर फिर भी बाउंसर्स तो आते हैं. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सच स्किल्स रियली हेल्प. दैट थिंकिंग स्किल्स धीरे धीरे उसको कल्टिवेट करोगे तो बहुत फ़ायदा होगा इसमें. ठीक है, सो डिफाइन एंड डिफरेंशिएट एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड. हाँ जी, क्या फ़र्क होगा? सिविल सर्विसेज, पब्लिक सर्वेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा देख लेते हैं इसको. मान लीजिए एक आईएएस ऑफिसर है. ठीक है, मान लीजिए एक आईएएस ऑफिसर है, कोई भी, वैसे तो किसी को भी ले सकते हो आप. तो उसके अंदर दो क्वालिटी, एक एप्टीट्यूड है, क्वालिटीज़ है दुनिया भर की, अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ है उसकी. ठीक है, ही कैन इंटेलिजेंट है, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी, सब क्वालिटीज़ है. लीडरशिप रहने दो उसको, पर अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ है उसके अंदर. ठीक है, ही इज़ वेरी क्रिएटिव, इनोवेटिव, नई नई स्कीम्स लेके आ सकता है. पता है जब इंटरव्यू हुआ तो सबको था कि भाई इसका एप्टीट्यूड बड़ा अच्छा है, पर भाई एटीट्यूड ही नहीं है. काम करना है, नहीं यार छोड़ो यार वो पॉलिटिकल वाले ने प्रेशर डाल दिया, मन नहीं करता यार काम करने का. एटीट्यूड नहीं है. मे बी ही वॉन्ट्स टू डू बट प्रेशर की वजह से नहीं कर पा रहा. ठीक है, तो उसका एटीट्यूड नहीं है. एप्टीट्यूड हो गया, क्वालिटीज़ है, सब डिलीवर कर सकता है, पर एटीट्यूड ही नहीं है डिलीवर करने का. नहीं भाई अब हो गया ये सब, बस यार बहुत काम कर लिया मैंने, अब मैं थोड़ा आराम से जीना लाइफ अपनी. एटीट्यूड इज द मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड. इट इज द मेंटल साइड ऑफ थिंग्स, साइकोलॉजिकल साइड. आप लोग जब तैयारी करते हो दैट इज योर एटीट्यूड कि यार करना है, यार पेपर निकालना है, नींद आ रही नहीं है मेरे को, पढ़ना ही पढ़ना है, इसको करना है. आपकी एप्टीट्यूड नहीं है, फिर भी आप एटीट्यूड के साथ काम करके, एटीट्यूड ये नहीं आके दिखाना किसी को, जैसे आजकल स्पोर्ट्स में बोलते हैं विराट कोहली और ये सब, ऐसे नहीं, वो वाला एटीट्यूड नहीं. एटीट्यूड मीन्स योर मेंटल, अंदर से चीज़ आती है कि यार ये करना है, कैसे नहीं, ऐसे मेरे को किसने ऐसे कैसे बोल दिया, नहीं यार मेरे को तो करके रहूँगा इसको. तो एटीट्यूड, ठीक है, फ्रेम ऑफ माइंड, मेंटल साइड ऑफ थिंग्स. तो अगर नहीं भी आता, आपकी क्लास में कोई टॉप कर रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे, आपको एक कॉम्प्लेक्स सा हो रहा है, अच्छा यार ये ऐसे कैसे, यार वो कैसे कर गया. नाउ यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दोस थिंग्स एंड डेवलप एप्टीट्यूड फॉर सर्टेन थिंग्स. तो इवन इफ यू डोंट हैव सर्टेन क्वालिटीज, सर्टेन एट्रीब्यूट्स, आप उस पर काम कर सकते हो. पर अगर आपके पास एप्टीट्यूड है पर एटीट्यूड गलत है, यह है ही नहीं, देन देयर इज अ प्रॉब्लम. तो कोई फायदा ही नहीं है किसी चीज़ का. तो आपने देखा होगा कुछ सिविल सर्वेंट्स के कोई नई नई स्कीम्स लेके आते हैं, नए कुछ होता है ना, वो betterlife.com और सिविल अच्छे काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है. तो कुछ लोग बहुत ही इनोवेटिव चीज़ें ले आते हैं. आईएएस ऑफिसर्स, आईएएस में बहुत फ्लेक्सिबिलिटीज मिलती है, पुलिस में भी मिलती है. यू आर इन अ पोजिशन ऑफ लीडरशिप व्हेन यू मूव बाय द यूपीएससी. तो उनका एप्टीट्यूड भी था, एटीट्यूड भी था. बट अगर मेरे को दोनों में चुनना पड़े, दो लोगों में चुनना पड़े, देन एटीट्यूड इज अ बेटर क्वालिटी. एटीट्यूड बिकॉज दैट इज ऑफ मेंटल साइड ऑफ थिंग्स. आपके पास नहीं है तब भी आप अपना काम कर लोगे. नहीं, उतना अच्छा नहीं कर पाओगे जिसके पास बहुत अच्छा एप्टीट्यूड था, पर फिर भी कहीं तो पहुंचोगे. पर जो अगर एटीट्यूड ही नहीं था तो कुछ फायदा ही नहीं है उसका. जो मर्जी आपकी क्वालिटीज हो, जो मर्जी हो, पर एटीट्यूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो इसी चीज को आपने यहाँ पे जस्टिफाई करना है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे रखना है. दैट इज द आइडिया.
तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो एटीट्यूड और एप्टीट्यूड, अब यहीं देख लो इसको, एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस, स्किल्स, एबिलिटीज एंड एप्टीट्यूड, क्या डिफरेंस है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है। सो दीज थिंग्स आर देयर, ठीक है। अब किसी के पास मान लीजिए कि स्किल नहीं है पर एप्टीट्यूड है, तो स्किल कर सकते हो आप, उसको स्किल करके उसको बेटर बना सकते हो, आगे चल के काम कर सकते हैं। कितने सारे ब्यूरोक्रेट्स ऐसे होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आप देखोगे जो सीनियर लेवल पे है, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से किया, वॉटन यूनिवर्सिटी से MBA किया उसने, गवर्नमेंट ने कराया उसको, अपने पैसे से नहीं किया, गवर्नमेंट ने कराया उसको। क्यों? उसको पता था कि इसका एप्टीट्यूड है, ये अच्छा काम करेगा आगे चल के, इसको स्किल करो, ठीक है। तो एबिलिटी तो है ही है, सिविल सर्विसेज क्लियर किया हुआ है, अच्छा परफॉर्म करा हुआ है, पहले से पता है हमको। सो दीज आर द थिंग्स, आपको ऐसे सोचना आना चाहिए। ओके, तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं एटीट्यूड और एप्टीट्यूड का यहाँ पे। सो एटीट्यूड रेफर्स टू अ साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है, particular situation, person, thing, whatever it is. So attitude can be positive as well as negative. आपका positive हो सकता है, obviously बात है, negative होगा, positive होगा. So this is basically a mental aspect. While aptitude, it is a component of competency. So it is a component of competency to do a certain kind of work at a certain level. तो competency है पर attitude नहीं है, फिर क्या फायदा? So that is the thing that we have to express in the answer over there. It is associated with talent. Aptitude can be both physical as well as mental. आर्मी का जब एग्जाम देते हैं, obviously mental side is important. ऐसे ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पर रनिंग फिजिकल टेस्ट भी होते हैं वहाँ पे, ठीक है। कुछ एग्जाम्स में होता ही नहीं, कुछ कहीं जगह तो आप कैट वैट में सिर्फ मेंटल साइड पे ही देखते हैं उसको। So aptitude can be both physical and mental. So this is relatively permanent. However, if attitude is undesirable in a modern society, it should be changed accordingly. While this can be changed and developed through training and capacity building, aptitude को competency है, competency आती है, competency जाती है, तो इसको हम obviously by training, by conditioning of the mind, we can do things, we can improve upon things, ठीक है। So I hope you will be able to attempt this. एक बार फिर देख लो, अगर देखना है तो इसको, तो एक बार देख लो, ठीक है। चलिए, हाँ जी, एसेंशियल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज। टू बी ऑनेस्ट, इसका एक्चुअल टाइटल था फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज। मुझे लगा यार फाउंडेशनल वैल्यूज बाद में कर लेते हैं, पहले एसेंशियल वैल्यूज देख लेते हैं, पहले सारी वैल्यूज देख लेते हैं जो भी है, क्योंकि एथिक्स में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आपको इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी में क्या फ़र्क है, नाउ दैट इज नॉट डिफाइंड फाउंडेशनल वैल्यूज। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, फाउंडेशनल वैल्यूज हमने जो उधर देखा था, जो सारी वैल्यूज, दोज वर फाउंडेशनल वैल्यूज। तो जो फाउंडेशनल वैल्यूज है, दैट इज गिवन बाय द सेकंड ARC। ये एक डेफिनेशन है, ऐसे ही रैंडमली नहीं किसी ने बना दिया इसको, ऐसा नहीं है, ये एक डिफाइंड वैल्यूज है, ये एक डिफाइंड वैल्यूज है गिवन बाय द सेकंड ARC, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। तो इनका काम था, ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन का काम क्या होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन इंप्रूव करनी है, कैसे रिफॉर्म्स करने हैं। सो वन साइड ऑफ थिंग इज कि जो लोग काम कर रहे हैं उनका एथिकल साइड, उनका वैल्यू सिस्टम कैसा है। हम तो अच्छी अच्छी स्कीम बना रहे हैं, पॉलिसीज लेके आ रहे हैं कुछ ना कुछ, पर यार ब्यूरोक्रेसी अगर ठीक से काम नहीं करेगी तो क्या फायदा उसका। तो ARC का ये काम था, तो उन्होंने कुछ फाउंडेशनल वैल्यूज को डिफाइन किया यहाँ पे, ठीक है। अब मान लीजिए वहाँ पे इंटीग्रिटी है, पर ऑनेस्टी इज नॉट मेंशन बिकॉज ऑब्वियसली इंटीग्रिटी इज अ बेटर टर्म। बट UPSC पूछेगा भाई इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी में क्या डिफरेंस है, गिव सब्सटैंशिएट बाय गिविंग एग्जांपल्स, फिर क्या करोगे, राइट। दैट इज व्हाई व्हाट आई हैव डन इज, इसको थोड़ा टाइम के लिए हम भूल रहे हैं एंड वी आर फोकसिंग ऑन जस्ट द की वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज, ठीक है। तो हम वैल्यूज पे यहाँ पे बात करेंगे। एंड बाय द वे व्हाट आर वैल्यूज, एक बार वैल्यूज और एथिक्स को भी एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। तो वैल्यूज आर सिंपल, आपके अंदर की जो कुछ क्वालिटीज है, दैट्स ऑल, ठीक है। आपके अंदर की कुछ क्वालिटीज है, जैसे कि आप ऑनेस्ट कोई ऑनेस्ट है, ठीक है, आप ऑनेस्ट हो, पंक्चुअल हो, कुछ वैल्यूज है कुछ आपके अंदर। अब मान लीजिए कोई डिसीजन लेनी है आपको, मान लीजिए कोई डिसीजन लेनी है, व्हेन यू आर इन अ डायलेमा,
देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ सिचुएशन, एक कॉन्फ्लिक्ट है आपके दिमाग में, यार ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ये काम करूंगा मेरे को ये फायदा होगा, वो यू नो यूर वेइंग ऑन ऑप्शंस, आप डिसाइड कर रहे हो यहाँ पे। एंड बेसिकली कौन से डिसीजंस पे प्रॉब्लम होती है, वेयर देयर इज एथिक्स इन्वॉल्व्ड, एथिक्स के इश्यूज में आपको प्रॉब्लम होती है। आप आईएएस ऑफिसर है और आपको कॉन्ट्रैक्ट इशू करना है किसी कंपनी को, ठीक है, कंपनी बोलती है यार देख तू मेरे को कॉन्ट्रैक्ट देगा ना तो आई विल गिव यू सर्टेन किक बैक, आपको पैसे दूंगा मैं। पॉलिटिशियन से भी प्रेशर आ रखा है, पॉलिटिशियन ने कहा है कि भाई इसी को कॉन्ट्रैक्ट देना है, ये मेरा चाचा, वो मेरा कोई कंपनी उसकी रिलेटिव की फैमिली है, ये कहते ठीक है यार मैं कर दूँ, तो मैं करूँ कि नहीं करूँ। अब इस बंदे की वैल्यू है, ठीक है, इसको प्रेशर है, यहाँ पे ऊपर से प्रेशर आ रखा है। अब इसका जो वैल्यू सिस्टम है वो है, और ये बंदा ऑनेस्ट है, सच्चा है, ठीक है, तो अब इसके अंदर कुछ वैल्यूज है बेसिकली, मान लीजिए ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, करेज, जो भी क्वालिटीज है इसके अंदर। अब इसके बेसिस पे क्या डिसीजन ले, कॉन्ट्रैक्ट देना है या नहीं देना है, लोगों के साथ गद्दारी करनी है क्या, अपने सिटीजन्स के साथ, अपने लोगों के साथ, या अभी फायदा उठा लूँ, इससे आगे चल के काम भी करवा लूंगा, अपना फायदा करवा लूंगा। सो देयर इज एन एथिकल सिचुएशन ओवर देयर वेयर अ पर्सन हैज टू डिसाइड व्हाट इज करेक्ट, व्हाट इज रॉन्ग, क्या डिसीजन लेना है, अपना नुकसान करा दूं क्या ये मिनिस्टर को दुखी करके, देयर आर सीरियस इश्यूज ओवर हियर। सो दिस डिसीजन द पर्सन विल टेक बेस्ड ऑन हिज और हर वैल्यू सिस्टम, उसकी वैल्यूज क्या है, वो वैल्यूज क्या बोल रही है उसको, उन वैल्यूज के बेसिस पे वो डिसाइड करेगा कि भाई ये करेक्ट है, ये नहीं करेक्ट, ये इनकरेक्ट है, गलत काम है। सो दिस डिसीजन ऑफ बीइंग yes or no, this is the ethics and this is being done on the basis of values, ठीक है, तो एथिक्स एंड वैल्यूज, क्योंकि बार बार ये आता रहेगा। तो अब इस सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज के बारे में देखेंगे जो विच आर एसोसिएटेड विद पब्लिक सर्विसेज, ठीक है, पब्लिक सर्विस मेरा मतलब है सिविल सर्विसेज। सो दिस इज वेरी वेरी, ये आपका इस साइड से इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ जी, तो सबसे पहली वैल्यू है, फाउंडेशनल भी है, दैट इज इंटेग्रिटी। हाँ जी, तो इंटेग्रिटी, सो इंटीग्रिटी अब क्या हो गया, इंटीग्रिटी इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड शोइंग कंसिस्टेंट and uncompromising adherence to certain moral and ethical principles and values। समझ आई? सिंपल एक बार बताता हूँ, ये आप समझिए यहाँ पे। तो ये बोल रहा है इंटीग्रिटी इज द प्रैक्टिस ऑफ बीइंग ऑनेस्ट। तो अगर ऑनेस्ट था, प्रैक्टिस ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट वर्ड क्यों नहीं यूज किया गया, इंटीग्रिटी क्यों किया? आपके दिमाग में अब यहाँ पे ये बात आनी चाहिए। तो इंटीग्रिटी इज बेसिकली अ हायर वैल्यू। ऑनेस्टी का मतलब हो गया सच बोलना, बीइंग ट्रुथफुल, बीइंग सिंसियर, ठीक है। अब ये भी अलग अलग वैल्यूज एक्चुअली देखा जाए तो, अगर बेसिक पे बात करूँ, ऑनेस्ट इज बीइंग ट्रुथफुल, सच बोलना। तो प्रैक्टिस ऑफ बीइंग ऑनेस्ट तो है ही है, पर जो अपनी वैल्यूज है, जो भी वैल्यूज है उसके साथ टिके रहना। ये ब्यूरोक्रेट, ये इसको ब्यूरोक्रेट को प्रेशर आ रखा है, इस ऑफिसर को पॉलिटिकल क्लास से, ठीक है, प्रेशर आ रखा है। अब केवल सच बोलने से काम नहीं चलेगा। कुछ लोग होते हैं ऑनेस्ट और स्कैम में फंसे पड़े हैं। नहीं, कोल स्कैम आप एक बार चेक कीजिए, कोल स्कैम, ऑनेस्ट ऑफिसर अरेस्टेड, ये कीवर्ड्स यूज कीजिए, आप देखेंगे 3 ऑनेस्ट ऑफिसर्स, आईएएस लॉबी सेज दीज वर ऑनेस्ट ऑफिसर्स। फिर आपने स्कैम क्यों किया? स्कैम किया नहीं तो फिर पॉलिटिकल क्लास ने बोला, पर आपने क्यों किया? आपको पता नहीं था क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। तो ऑनेस्ट बोल रही है, वो इन्वर्टेड कॉमा में देखना वहां पे। तो आप पे प्रेशर थे तो क्या हो गया, आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ क्वालिटीज है आपके अंदर, आपको कुछ आईएएस में कुछ सेफगार्ड्स भी मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे द पर्सन्स इंटेग्रिटी कम्स इनटू अकाउंट, कि क्या वो डिसीजन लेता है, अपना फायदा अपने वैल्यूज के साथ टिकता है, वैल्यूज जो अच्छी वैल्यूज है, ठीक है, उनके साथ ये टिकता है। टू बीइंग ऑनेस्ट, ऑनेस्ट उसकी वैल्यू है, और ये इसको बोल रहा है कि मान लीजिए आदमी ऑनेस्ट है, ये करप्शन नहीं करना चाहता, इसकी वैल्यू कहती है कि मेरे को ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना है इसको, ठीक है, वैल्यू ने इसको डिफाइन कर दिया, भाई ये गलत है, एथिक्स इसको बोल दिया, एथिक के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई इसको कॉन्ट्रैक्ट देना गलत है, ये गलत काम है, मैं नहीं करूंगा आगे चल के, ठीक है, चाहे मेरे को नुकसान हो जाए, चाहे किसी काम की वजह से मेरे को नुकसान हो जाए, कोई कॉन्ट्रैक्ट मेरे अगेंस्ट चला जाए,
ये मतलब जो पॉलिटिशियन मेरे को गलत ट्रांसफ़र कर दे, मेरी चाहे जान पे खतरा आ जाए, कुछ भी हो जाए, मैंने इसको नहीं देना, मैंने इसको नहीं देना। मेरी वैल्यू तो है ऑनेस्ट है, पर मैं इसको नहीं दूंगा। मेरे वैल्यू ने बोला है मैं नहीं दूंगा इसको, इररिस्पेक्टिव जो मर्जी हो जाए, मैं होते रहे। अशोक खेमका इज वन एग्जाम्पल, गुड एग्जाम्पल, ठीक है। उन्होंने वो क्या था, रॉबर्ट, कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी, रॉबर्ट वाड्रा, तो उनके अगेंस्ट ही टुक सम डिसीजन, ठीक है। तो हिज वैल्यू सिस्टम सेज कि भाई मेरे को नहीं करना, इररिस्पेक्टिव। मेरा 50 ट्रांसफर हो गए उनके इस लाइफ के अंदर, 30 साल का करियर नहीं है, 50 ट्रांसफर हो गए, फैमिली लाइफ इज, एवरीथिंग इज डिस्प्यूटेड, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, बच्चों की स्कूलिंग, और वो कितने सारे नुकसान होते हैं। देयर इज थ्रेट टू लाइफ, प्रमोशन के एस्पेक्ट्स कम हो जाते हैं, स्टिल भाई मेरे को तो नहीं करना ही है। सो दैट क्वालिटी इज नोन एज इंटेग्रिटी, ठीक है। सो इट गोज बियॉन्ड द स्फीयर ऑफ बीइंग ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट से कहीं ज्यादा है, कहीं ऊपर है द क्वालिटी ऑफ इंटीग्रिटी, ठीक है। तो एक पब्लिक लाइफ का आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे दिया, सो विच क्लियर करोगे तो इश्यूज आएंगे कभी कभी, ठीक है। तो एथिक्स, ये आपका ऑनेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एग्जाम्पल दे दिया आपको। सो हाउ दिस इज अ हायर दिस थिंग। नाउ नेचुरली इंटीग्रिटी की बात करें, किसी की इंटीग्रिटी, दैट इज ऑब्वियसली इन पर्सनल लाइफ एंड पब्लिक लाइफ, ठीक है। पर्सनल लाइफ एंड पब्लिक लाइफ दोनों में होता है। इनफैक्ट इस पे क्वेश्चन आ रखा है कि आप बताइए कि इंटीग्रिटी क्या है, और डेली लाइफ में कोई एग्जांपल से बताइए। सीरियस क्वेश्चन आ चुके हैं इसके ऊपर। तो पब्लिक लाइफ को आपको एग्जांपल एक दे दिया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पर्सनल लाइफ। हाँ जी, तो पर्सनल लाइफ में आप सोचिए, आप कहाँ पे आपके साथ ऐसा हुआ कि योर इंटीग्रिटी वाज इन क्वेश्चन। कुछ तो हुआ होगा पक्का। I can tell you, you know, हर कोई पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं होता, तो ये एग्ज़ाम दे रहे हो, तैयारी नहीं, आपका फाइनल ईयर का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, होता रहता है, ठीक है। किसके साथ हुआ आप अपने आप सोच लेना। तो आपको 2 नंबर चाहिए, नहीं आता पेपर, आपको पता है 2 नंबर से हो गया तो मैं पास हो जाऊँगा अगले साल, नहीं तो मेरा प्रॉब्लम आ जाएगा। डेली लाइफ का एग्जाम्पल है, 2 नंबर चाहिए, साथ वाला बोल रहे हैं बता दूँ तेरे को, एग्ज़ाम में बैठे ना वो ऐसे बैठते हो रोज़ के अंदर, चल बता दे। ऐसा करता है तो इंटीग्रिटी नहीं है। ऐसा करता है पर यार मैं फेल हो जाऊंगा यार, क्या अगले साल पेपर घर पे डांट पड़ेगी, स्टिल वो बंदा ऐसे कर देता है। नॉर्मली उसको बेवकूफ़ कहते हैं, बट दैट रिफ्लेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ इंटीग्रिटी ऑन द पार्ट ऑफ द पर्सन, ठीक है। तो पर्सनल लेवल पे इंटीग्रिटी, तो ये आपका रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, योर रिलेशनशिप विद योर गर्लफ्रेंड और विद योर वाइफ। तो पर्सनल लाइफ पे क्या है, पर्सन इज अपनी इंटीग्रिटी रखता है, अपनी लॉयल्टी रखता है, जो भी वैल्यूज उसको कहती है उसके हिसाब से काम करता है, नहीं करता है। सो दिस इज देयर। कुछ एक एग्जांपल है, वो क्या कुछ जगह पे होता है ना, सिग्नल, आपका ट्रैफिक सिग्नल होता है, तो यार 60 से ऊपर चला लो, क्या होता है। अब कोई बंदा बोलेगा नहीं रूल है, मैं तो इसके हिसाब से करूँगा, मेरा वैल्यू नहीं मानता इसको, कुछ भगाते रहते हैं इसको। कोई यहाँ कोई सीट बेल्ट के लिए पकड़ता नहीं है, कुछ जगह में देखा होगा तो सीट बेल्ट नहीं लगाते, कहीं उधर ही लगाते हैं सीट बेल्ट। कुछ लोग चाहे कहे नहीं कहे वो उसने लगानी है। अब ये बहुत ईजी हो गया एक्चुअली, बट दिस इज सम एग्जाम्पल दैट आई वांट टू शो दैट इवन व्हेन यू आर नॉट बीइंग ऑब्जर्व्ड, आपको कहीं अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, तब भी यू स्टक टू द वैल्यूज, आप उन वैल्यूज के साथ टिके रहे वहां पे। सो दैट अगेन रिफ्लेक्ट्स योर इंटीग्रिटी। तो क्या लिखा है, कंसिस्टेंट एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग अडेरेंस, जो मर्जी हो जाए। और कंसिस्टेंट मतलब कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तब भी हमेशा इररिस्पेक्टिव, कोई पूछ रहा है नहीं पूछ रहा, आपने वही काम करना था बार बार, ठीक है। यू वुड स्टिक टू योर वैल्यूज। देयरफॉर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू। और एआरसी ने बोला है कि पब्लिक सर्वेंट्स के लिए तो ये फाउंडेशनल वैल्यू है, सबसे पहली वैल्यू यही है, इंटीग्रिटी। हाँ जी, तो पब्लिक लाइफ में थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। तो पब्लिक लाइफ में क्या था आपका, तो वन यू हैव दिस पॉलिटिकल प्रेशर, आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट देना है, कुछ आपको करना है यहाँ पे। तो एक तो ये हो गया, आपका प्रेशर हो गया। वन वेरी कॉमन थिंग दैट इज देयर, आजकल न्यूज में रहता है, देयर इज लॉट ऑफ अवेयरनेस एक्चुअली ऑन दिस इशू, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कि भाई आपको पता है, एक क्वेश्चन आएगा वैसे आगे चल के, आपको पता है यू आर इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, आपको कोई पर्सनल फायदा हो सकता है किसी पॉलिसी से, आप वहीं बैठे हो सुन रहे हो और बड़े मजे से बैठ के वहाँ पे देख रहे हो,
So there is a conflict of interest over there, right? So integrity and conflict of interest आ गया आपका, political pressure हो गया. So these are certain examples. आप ये example एक अशोक खेमका को दे दिया, I think that is good enough. बाकी आप अपने आप से इसको थोड़ा और elaborate कर सकते हैं. हाँ जी, beyond this कुछ academic integrity in public services. तो क्या मतलब है theoretically देखा जाए तो कहता है कि putting obligations of public service above personal interest. ठीक है, ये क्या था? चाहे इस पे प्रेशर भी आ रखा था, तो पर पब्लिक सर्विस है, मेरे को तो ऑनेस्ट रहना है, आई हैव डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, ठीक है, तो मैं तो ऐसे ही करूँगा. इसको कॉन्ट्रैक्ट देने से कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा, ये किक बैक बोला था ना, मैंने वर्ड यूज़ किया था. मान लीजिए कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज 100 करोड़ और ये भाई साहब को मिल रहे हैं 1000 करोड़ गवर्नमेंट से, और 1000 का मतलब जिसने कॉन्ट्रैक्ट जिसको मिलेगा, और वो बोल रहा है मैं आपको 2 करोड़ दे दूंगा जेब में, 2 दे, 20 दे, 30 दे, वॉट एवर इट इज. सो पर्सनल इंटरेस्ट है उसका वहां पे, but public obligation is much more important. So when we talk from the point of view of public services, fulfilling the duties and obligations responsibly. आपको कोई ड्यूटी असाइन करी है, आपको कोई पावर अथॉरिटी दी गई है, किस लिए दी गई है? सो दैट आप लोगों की सेवा कर सको, है ना, आप अच्छी गवर्नेंस लेके आ सको, तभी आपके पास ये पावर है. यंग एज में यू आर कितना 3 साल की सर्विस, यू आर एन SDM, 6 से 9 साल के बीच में यू आर DM एट अ वेरी यंग एज. एनर्जी होगी आपके अंदर, सारे ये यू मे नॉट बी एज करप्टेबल एट अ अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ, आप पे वो इन्फ्लुएंस नहीं होगा, आप शायद अच्छी गवर्नेंस दे पाओ. दैट इज वन ऑफ द रीजंस. तो यंग एज इतनी सारी पावर अथॉरिटी दे रखी है. सो यू हैव टू फुलफिल ऑल्सो दोज ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस रिस्पॉन्सिबली. Act professionally, be disciplined and honest. Ensuring that public money, जो भी गवर्नमेंट की रिसोर्सेज है, वो गलत ठीक तरीके से उसको यूज किया गया हो, ठीक है. सो अदर रिसोर्सेज आर यूज प्रॉपरली एंड एफिशिएंटली. तो अभी ये करप्शन के बियॉन्ड में, मतलब एक तो करप्शन की बात करी थी हमने पहले कॉन्ट्रैक्ट वाली, पर एक बात कर रहे हैं कि भाई यूज प्रॉपरली एंड एफिशिएंटली, डील विद द पब्लिक and their affairs fairly, efficiently, promptly, ठीक है. तो ये यहाँ पे बात कर रहा है sensitively, ठीक है. तो dealing with the public and their affairs, but obviously इसे नहीं यार, इसको फायदा कराना, इसको नहीं fairly करना है, इसको अच्छे से करना है, जिसको प्रॉब्लम है उसकी प्रॉब्लम को एड्रेस करना है, सेंसिटिविटी के साथ काम करना है. ये नहीं अपना रोब झाड़ रहे हैं वहाँ पे बैठ के, नहीं, हाँ भाई आपको अच्छा मैं आपको कर रहा, चलो ठीक है कोई बात नहीं, सेंसिटिविटी के साथ, इसको प्रॉब्लम है, चलो यार इसको देख लो पहले, ठीक है. सो दैट वे, दैट स्पिरिट हैज टू बी देयर. चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. सो वी विल बी लुकिंग एट सर्टेन क्वेश्चंस जो यूपीएससी के पास्ट ईयर्स में आए हैं, राइट, मेंस पेपर में. और दिस बेसिकली इंडिकेट्स, एक तो हमें कॉन्सेप्ट्स और देखने को मिलते हैं, दूसरी चीज़ हमें ये पता लगता है कि इंटीग्रिटी एज अ सब्जेक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. एज अ वैल्यू इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टाइम एंड अगेन इस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं. तो 2017 में आया, 2017 में आया, 13 में आया, ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें इस पे फोकस करने की ज़रूरत है. तो चलिए कुछ देख लेते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ इंटीग्रिटी. सो देयर वाज दिस क्वेश्चन इन 2017 आस्किंग अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. बता रहा है दैट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज व्हेन ऑफिशियल ड्यूटी, पब्लिक इंटरेस्ट एंड पर्सनल इंटरेस्ट, ठीक है, टेकिंग प्रायोरिटी वन अबव द अदर. अब कॉन्ट्रैक्टर को भूल जाते हैं, वो जो ब्यूरोक्रेट वाला था, पहला एग्जांपल दिया था, अब कुछ और नया सोचते हैं हम लोग. काफ़ी सारे एग्जांपल आते हैं. तो जैसे कि आप मान लीजिए आप किसी सर्विसेज के अंदर है एंड यू नो एक IAS ऑफिसर है, उसकी बेटी हेल्थ डिपार्टमेंट में व्यापम स्कैम में देखा गया था. सो दिस IAS ऑफिसर है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, उसकी बेटी एग्जाम दे रही है मेडिकल का, उसके पास ही आना है, अल्टीमेटली ही विल बी रिस्पॉन्सिबल. तो ही कैन प्ले अ रोल, ही हैज टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटी. उसको अपना पब्लिक इंटरेस्ट देखना है कि भाई न्यूट्रल तरीके से हो रहा है, एग्जाम नहीं हो रहा. एंड देन पर्सनल इंटरेस्ट, उसकी बेटी का खुद का एग्जाम है, ठीक है. ये निकला था कि मैल प्रैक्टिसेस चल रही थी कुछ, तो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट.
एक केस था अबाउट द पार्लियामेंट्री कमेटी। तो पार्लियामेंट्री कमेटी देख रही थी कि बात कर रही थी अबाउट ये होता है ना, टोबैको यूज़ करने से जो हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। तो हेल्थ की जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी वो बीड़ी जो मतलब जो सिगरेट वगैरह पीते हैं उसके बारे में बता रही थी कि सिगरेट के लिए हमें कुछ और स्ट्रिंजेंट लॉज लेके आनी चाहिए, पार्लियामेंट को उस पर डिस्कशन कर रही थी। तो एक व्यक्ति को बहुत चुल थी, एक एमपी को, कि भाई मेरे को तो इसी में घुसना ही घुसना है कैसे भी। तो ही वॉज बेसिकली अ बीडी मैन्युफैक्चरर, ठीक है, बीडी बनाते थे, बीडी में टोबैको लगती है, तो उसी देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ओवर हियर, ठीक है। सो ही इज इन टू दिस, और ऐसी बहुत सारी पार्लियामेंट्री कमिटीज में हमने देखा है। सो वी हैव नंबर ऑफ एग्जांपल्स वेयर देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और आजकल तो बहुत कॉमन हो गया है। अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हैं तो यूपीएससी में आगे प्रीलिम्स में तो आपको ध्यान देना चाहिए स्पोर्ट्स के बारे में। तो स्पेशली विद रेफरेंस टू द क्रिकेट, तो बीसीसीआई में रिफॉर्म्स के लिए जो बॉडी क्रिकेट को मैनेज करती है, तो उसमें रिफॉर्म्स के लिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर एक प्रॉपर एक फुल फ्लेजेड कमिटी थी जिसने डिफाइन किया सब कुछ अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सो दिस इज नोन एज द जस्टिस लोधा कमिटी रिपोर्ट। आप प्लीज उसको रेफर कीजिएगा। चलिए, तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये एक्सप्लेन ही कर दिया यहाँ पे इसने। नाउ हाउ कैन दिस बी रिजॉल्व्ड? ऐसा तो होगा, आप आईएएस या कोई भी सर्विस में जा रहे हो, देयर विल डेफिनेटली बी अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कभी ना कभी तो आएगा वो इशू। तो इस रेफरेंस में व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन सो दैट वी कैन रिजॉल्व इट? आपने टाइम एंड अगेन देखा होगा, इफ यू आर फॉलोइंग द न्यूज़पेपर्स हिंदू वगैरह, तो आपने देखा होगा कि जुडिशरी कितनी बार ऐसा होता है, जज है तो जज का काम क्या होता है, वो दोनों साइड्स के व्यू पॉइंट्स लेता है और फिर एक अपनी जजमेंट पास करता है। वो कहता है कि यार मेरा ना इससे पहले मेरा कोई काम था, मेरे को नहीं लेना, या मेरा कुछ और व्यूज, मेरे को यहाँ पे काम नहीं करना। सो रेक्यूजल टू के डिक्लेयर करो, भाई मेरा ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता, आप किसी और से करवा लो, आई एम नॉट द राइट पर्सन बिकॉज आई हैव अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये तो जुडिशरी की बात होगी, ऑब्वियसली सिविल सर्विसेज नहीं है, बट मेनी अ टाइम्स यू विल बी टेकिंग अ डिसीजन। आपको जैसे कॉन्ट्रैक्टर याद कीजिए आप, तो ब्यूरोक्रेट था, उसको कॉन्ट्रैक्ट देना था किसी व्यक्ति को, राइट? सो पर्सन इज मेकिंग अ डिसीजन ओवर हियर। सो रेक्यूजल, आप पब्लिकली बताइए कि नहीं भाई ऐसे ऐसे है, मैं नहीं आ सकता, मैं ये नहीं कर सकता। पब्लिकली बता दिया तो बात ही खत्म होगी वहाँ पे, ठीक है। आप रेक्यूजल हो सकता है यहाँ से, ठीक है। दूसरी चीज़ हो सकती है, आपने देखा होगा, आप टीवी देख रहे हैं और कभी कभी बोलते होंगे दिस टीवी 18 और व्हाटएवर CNBC, ठीक है, रिलायंस इज ओनिंग इट, तो बता देते हैं हमारा ये प्रमोटर कंपनी है रिलायंस, तो हम इसी के बारे में दे रहे हैं, सो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बता देते हैं। सो व्हाट कैन बी डन इज, सीधा रियल टाइम एग्जांपल से बता रहा हूँ, पब्लिक डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आप रेक्यूजल नहीं कर रहे हैं, बट आप डिक्लेयर कर देते हैं, देखो भाई हमारा एक इंटरेस्ट, एक यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है यहाँ पे, सो पब्लिकली डिक्लेयरिंग इट। अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की जब हम बात करते हैं, वन ऑफ द रीजंस इश्यूज विद, हम कहते हैं यार इसने इसको फायदा कराया होगा, इसने वो किया होगा, ऐसे बातें करते हैं ना, तो वन ऑफ द वेज ऑफ एड्रेसिंग दिस इज कि हम जो सीक्रेसी वाला एलिमेंट है, सीक्रेसी के इन्वायरमेंट जो डिसीजंस होती है, काम लिए जाते हैं, हम उसको अवॉइड कर ले। तो जो भी डिसीजंस ली गई है, दैट मे बी डन इन अ वेरी ट्रांसपेरेंट एनवायरमेंट, इन एन ओपन एनवायरमेंट वेयर पीपल कैन आस्क क्वेश्चंस, तो ट्रांसपेरेंसी एंड पार्टिसिपेशन हो रही है। तो इन दैट केस इवन व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, नेचुरली तब भी सवाल उठेंगे, ऐसी बात नहीं है, बट बिकॉज देयर इज अ ट्रांसपेरेंसी एंड बिकॉज अ पर्सन इज गिविंग गुड ड्यू जस्टिफिकेशंस फॉर व्हाई दिस एक्शन इज टेकन, व्हाई दिस इज नॉट, समवेयर देयर इज एन इंक्रीज्ड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। सो एनकरेजिंग ट्रांसपेरेंसी कुड बी अ स्टेप फॉरवर्ड। भाई हमको एक्चुअली आंसर लिखने ना तो 4 पॉइंट्स तो लिखने हैं, ठीक है। और लास्ट क्या हो सकता है, लास्ट और आपको कुछ सोचता है, आप बताइए, आप लिखिए अपने आप से, लास्ट क्या हो सकता है? लास्ट कुड बी कोड ऑफ कंडक्ट, कोई सेट ऑफ रूल्स लेके आ जाइए एडमिनिस्ट्रेशन कि देखो अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है देन इन दैट केस आपको ऐसे ऐसे करना है। सो सम कोड ऑफ कंडक्ट, सम सर्विस रूल्स जो ऑलरेडी है इन एग्जिस्टेंस, उसको लेके आना चाहिए, ठीक है। सो दैट कैन बी द वे फॉरवर्ड। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट कैन बी डन।
बाकी आप अपने आप से थोड़ा एग्जाम्पल, थोड़ा इंटरेस्ट लीजिए, सिविल सर्विसेज में जाएंगे वहाँ पे। सो डिस्क्राइब विद एन एग्जाम्पल। वैसे तो मैंने अशोक खेमका का दिया था आपको। अशोक खेमका इज़ नॉट रियली एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बट बीडी मैन्युफैक्चरर का आपको एक एग्जाम्पल दिया था। हाँ जी, आपका ये क्वेश्चन रह गया, नीचे है, 1 सेकेंड। One of the tests of integrity is complete refusal to be compromised. One of the tests of integrity is complete refusal to be compromised. Explain with reference to a real time example, एक real example से। अब आप इंटीग्रिटी की डेफिनेशन याद कीजिए। इंटीग्रिटी की डेफिनेशन क्या कहती है? तो एक तो है ऑनेस्ट होना है, बट टू हैव अ कंसिस्टेंट फॉर्म ऑफ बिहेवियर, कुछ कंडक्ट आप अपनी जो भी आपकी वैल्यूज है उसके हिसाब से आप करते हो, यही है इंटीग्रिटी की। सो टू नॉट टू बी कॉम्प्रोमाइज, वही इंटीग्रिटी की वैल्यूज है। यू हैव टू डिफाइन इट, एक्सप्लेन इट, एलैबोरेट इट, और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। सो यहाँ तो बता रहे हैं एक्सप्लेन विद अ, ये छोटे आंसर है, ये आपके 100 वर्ड्स, 150, इससे ज़्यादा के नहीं है। सो एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू अ रियल टाइम, रियल एग्जाम्पल। हाँ जी, तो काफ़ी सारे हैं एक्चुअली हमारे पास एग्जाम्पल। वी हैव दिस वेरी फेमस चीफ इलेक्शन कमिश्नर टी शेषान, ठीक है। तो उन पे काफ़ी पॉलिटिकल प्रेशर था, कहते नहीं मैं नहीं करूँगा, मतलब उन्होंने इंश्योर किया कि इलेक्शंस आर बीइंग डन इन अ वेरी न्यूट्रल वे। एक्शन लिया जो गलत काम कर रहे थे उनके अगेंस्ट। अशोक खेमका का हमारे पास एग्जाम्पल है। देयर इज़ वन फॉरेस्ट सर्विसेज के ऑफिसर है मिस्टर आई थिंक संजीव चतुर्वेदी, तो उनको ARC में 0 मार्क्स दे रखे हैं। पहले किसी टाइम पे बहुत अच्छे मार्क्स है, अभी 0 मार्क्स, अभी ही सिटिंग विदाउट एनी सर्विस ऑल टुगेदर। तो फॉरेस्ट के रेफरेंस में उन्होंने हरियाणा के अंदर काफ़ी सारे स्कैम्स बाहर निकाले थे, ठीक है। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल प्रेशर 0 मार्क्स दे दिए ARC में, मतलब आपका प्रमोशन तो स्कोप ऑब्वियसली खत्म हो रहा है वहाँ पे, इरिस्पेक्टिव ही इज डूइंग इट। देन वी हैव नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स सच एज दिस दुर्गा शक्ति नागपाल, कुछ आपने सैंड माइनिंग माफिया के बारे में उन्होंने काम किया था। कुछ लोग लिकर के जो इलीगल रैकेट चल रहे हैं उसको चेक करते हैं। सो वी हैव नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स वेयर अ पर्सन स्टैंडिंग बाय व्हाट वैल्यूज दैट आर देयर, दे आर वर्किंग इन अकॉर्डेंस विद इट। इनफैक्ट यहाँ पे वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज करेज ऑफ कन्विक्शन। देखिए ये एक अलग वैल्यू आएगी आगे चल के, तो करेज ऑफ कन्विक्शन इसको हम देखेंगे, ठीक है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहाँ पे। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, सिविल सर्विसेज 2013 में आया था। What do you understand by the following terms in the context of public services? तो पब्लिक सर्विस के कंटेक्स्ट में आप ये टर्म से क्या समझते हैं? इंटीग्रिटी, परसिवेरेंस, स्पिरिट ऑफ सर्विस, कमिटमेंट एंड करेज ऑफ कन्विक्शन। तो करेज ऑफ कन्विक्शन तो मैं बता दिया आपको, अशोक खेमका इज वन एग्जाम्पल। प्रेशर है पर आपको कन्विक्शन है कि नहीं मेरे को ऐसे ही करना है, ठीक है। दैट अगेन रिफ्लेक्ट्स इंटीग्रिटी वाला एस्पेक्ट ऑल्सो। पर इरिस्पेक्टिव यू टेक दैट डिसीजन, आपके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है या फिर आपके पेयर्स कह रहे क्या कर रहे हैं तो फंसेगा, नहीं 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 मेरे को करना है, तो दैट इज करेज ऑफ कन्विक्शन। कोई पावरफुल पॉलिटिशियन को अरेस्ट कर दिया जाके खुद के अपने इनिशिएटिव से, करेज ऑफ कन्विक्शन, ठीक है। सो दैट इज वन एग्जाम्पल। ओके, इंटीग्रिटी यू ऑलरेडी नो बाय नाउ। तो इंटीग्रिटी भी आपको पता है, बीइंग ऑनेस्ट एंड अ कंसिस्टेंट सेट ऑफ बिहेवियर इन लाइन विद वंस वैल्यू सिस्टम, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग्स में काम करना है। अब नेक्स्ट आ रहा है परसिवेरेंस। परसिवेरेंस मतलब टू परस्यू समथिंग। आप ये एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, यू मस्ट बी स्टडिंग व्हाट 8 hours, 10 hours, 12 hours, यू आर परसिवियरिंग इट, यू आर परस्यूएंट। नींद आ रही है फिर भी यार करना है मेरे को, हाथ दुख रहा है आंसर लिखे जा रहे हो, ठीक है। परसिवेरेंस है क्वालिटी टू परस्यू समथिंग। पर ये तो पर्सनल लाइफ का एग्जाम्पल हो गया। व्हाट अबाउट इन पब्लिक लाइफ, ठीक है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ पब्लिक सर्विसेज, परसिवेरेंस। कोई आप किसी डिस्ट्रिक्ट में हो, वहाँ पे जात का इशू चल रहा है, कास्ट वगैरह का इशू हो रहा है, आप परस्यू कर रहे हैं कि वो चेंज हो जाए, प्रैक्टिस चेंज हो जाए। मे बी आप किसी
ऑफिशियल को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो टाइम एंड अगेन कि देखो ये यहाँ पे ये स्कीम होनी चाहिए, हम कंटिन्यू करते रहे, आप प्रेशर डाल रहे हो, आपको पता है मना करेगा, फिर भी आप लगे पड़े हो बार 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 बार, अल्टीमेटली प्रेशर में आके दे देगा। दैट इज एन क्वालिटी ऑफ परसिवेरेंस। ठीक है, सो दैट इज वन एग्जाम्पल। आपका जो फ्रीडम स्ट्रगल है दैट इज वन एग्जाम्पल, महात्मा गांधी का स्ट्रगल, एग्जाम्पल ऑफ अ पर्सन परसिवेरिंग एंड ट्राई टू नॉट जस्ट ब्रिंग इंडिपेंडेंस बट ऑल्सो रिफॉर्मिंग द सोसाइटी। तो परसिवेरेंस का एग्जाम्पल है। स्पिरिट ऑफ सर्विस, व्हाट इज स्पिरिट ऑफ सर्विस नाउ? सेवा का भाव, समझ आई बात? तो सेवा करनी है लोगों के लिए, ये IAS IPS वाला सर्विस नहीं, मतलब वो भी सर्विस है, ऐसी बात नहीं है, बट सर्विस ऐसा कि यार लोगों को अच्छा बनाना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करनी है। मेरे को ये फूड सिक्योरिटी एक्ट दिया का इम्प्लीमेंटेशन का काम दिया है, तो मैं अच्छे से इंश्योर करूँ कि कोई मतलब सब लोगों को, सारे वर्गों को खाना, जो भी ग्रेन्स वगैरह है, जो बेनिफिट्स है सर्विस के, वो मिलने चाहिए। प्रोएक्टिवली आप काम करो इस रेफरेंस में। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ स्पिरिट ऑफ सर्विस। ये नहीं कि सिर्फ अपनी आके ड्यूटी करी, पेपर साइन किए, इधर थोड़ा इंस्पेक्शन वगैरह कर लिया, वापस चले गए, नहीं। गोइंग बियॉन्ड द कॉल ऑफ द ड्यूटी सो दैट टू एंश्योर दैट the quality of life or there is betterment of the society that is being done over here. So that is the spirit of service. ठीक है, commitment, to be committed to a particular cause. So that means commitment to committed could be for any particular cause. कोई reform लेके आना है, better public service, whatever. So to improve that quality, उसको अच्छी इम्प्लीमेंटेशन करना है किसी चीज़ के लिए, कोई प्रोजेक्ट है उसके लिए कमिटेड, एनीथिंग, कमिटमेंट कुड बी फॉर एनी पर्टिकुलर एक्टिविटी ओवर हियर। और लास्ट हो गया आपका करेज ऑफ कन्विक्शन। अगर आप इन टोटलिटी इसको देखो तो सारी वैल्यूज इन आइसोलेशन दे आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, की क्वालिटीज है जो एक सिविल सर्वेंट के पास होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे नोट करना है। ओके, नाउ द अदर थिंग इज ऑनेस्टी। तो इंटीग्रिटी हमने देख लिया, और इंटीग्रिटी जब मैंने बताया था, आपको बोला था कि इट इज ऑनेस्टी प्लस अ कंसिस्टेंट बिहेवियर बेस्ड ऑन वंस वैल्यू सिस्टम। तो उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आपने कुछ क्वेश्चंस में स्टेटमेंट भी देख लिए थे। सो वन ऑफ द टेस्ट ऑफ इंटीग्रिटी इज कंप्लीट रिफ्यूजल टू बी कॉम्प्रोमाइज्ड। तो ऑनेस्टी ऐसा में वैसे बात करें तो मतलब है कि जो बंदा सच बोलता है, ठीक है, बट यू नो व्हाट कम्स टू माई माइंड इज इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी में क्या अंतर है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एनीवेज, पहले एक बार ऑनेस्टी देख लेते फिर अंतर देख लेंगे। सो ऑनेस्टी इज बीइंग ट्रुथफुल एंड ओपन, सेट आउट फैक्ट्स एंड रेलेवेंट इश्यूज, उसको सामने लेके आओ, बाहर लेके आओ। यूज रिसोर्सेज ओनली फॉर द ऑथराइज पर्पसेस। सब ऑब्वियसली ये ऑनेस्ट व्यक्ति की एक निशानी है यहाँ पे। ठीक है, अब ये डिफरेंट कैसे है इंटीग्रिटी से? इंटीग्रिटी कह रहा है ऑनेस्ट तो होना चाहिए, वो तो मैंडेटरी है, बट बियॉन्ड दैट उसको जाना चाहिए। अब इंटरचेंजेबली इसको यूज कर लेते हैं, बट इंटीग्रिटी में ऑनेस्टी आता है। तो इंटीग्रिटी इज अ मच वाइडर कॉन्स्ट्रक्ट ओवर हियर, जिसके अंदर ऑनेस्टी एक पार्ट है। सो इंटीग्रिटी इज मीन्स आप स्टिक करते हो उस चीज को, ये नहीं कि आपने सिर्फ सच बोल दिया, आप ट्रुथफुल हो, नहीं, बियॉन्ड दैट आप जाते हो यहाँ पे। सो बाय एंड लार्ज मीनिंग हमको सेम दिखता है, बट व्हेन वी हैव टू टेक अ कॉल, ऑनेस्टी सीम्स मच स्मॉलर इन द कंटेक्स्ट ओवर हियर। फॉर एग्जाम्पल, कोई पुलिस, किसी ने बोल दिया कि ये क्राउड था, बहुत सारा क्राउड था, किसी ने बोल दिया इनको शूट कर दो। जनरल डायर का एग्जांपल ले लो, जलियांवाला बाग, तो यार इनको शूट कर दो। तो वो दे आर ऑनेस्ट टू द सर्विस, बट इंटीग्रिटी नहीं है। इंटीग्रिटी अपनी वैल्यूज के खिलाफ वो लोगों को अटैक कर रहे हैं जो उनको पता है कि ये उन्हीं के लोग हैं, तब भी उनको मार दिया। तो इंटीग्रिटी इज इन डाउट ओवर हियर। ठीक है, सो दैट इज वन एग्जांपल। अगर वो इंटीग्रिटी होती है उसके अंदर, वो कहता है मैं नहीं करूंगा इसको, आप ये गलत काम है, वो भी सच्चा है, तो कहता है मैं नहीं करूंगा इसको। सो देयर इज अ डिफरेंस ओवर हियर। एंड जब हम यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं तो एक और एक चीज़ है ऑनेस्टी। अब यहाँ पे हम थोड़ा और नैरो मीनिंग लेंगे ऑनेस्टी का। अगर हमें कंपेयर करना है, हम बोलेंगे कि ऑनेस्टी है, इट्स मोर ऑफ व्हाट इज स्पोकन, बीइंग ट्रुथफुल, बीइंग ऑनेस्ट। ठीक है, अब फैक्ट सही से रखना है उसको। तो ये कह रहा है कि जैसे सेट आउट फैक्ट्स एंड रेलेवेंट इश्यूज ट्रुथफुली।
बट क्या अगर प्रेशर हुआ तो क्या करेगा वो, उसका एक्शन क्या होगा उस रेफरेंस में? कभी कभी आपने सिर्फ सच बोल दिया, आपने मान लो कोई क्राइम हुआ, पेपर में चीटिंग हो गई, जैसे कि अब ये अच्छा एग्जांपल है, आप इसको देखिए। पेपर में चीटिंग करके आ गए, टीचर ने बोला चीटिंग करी, कहते हैं हाँ मैंने चीटिंग करी, मैं फेल हो रहा था, मेरे को 2 नंबर चाहिए थे, मैं चीटिंग करके आ गया, हाँ बिल्कुल। दैट इज बीइंग ऑनेस्ट, बट दैट इज नॉट बीइंग इंटीग्रल। इंटीग्रिटी नहीं है यहाँ पे, चीटिंग तो करी ना। Got the point? I think this example ends it over here. ठीक है, a person cheats on his wife, अब मैं चीटिंग करा तुम्हारे साथ यार, क्या है? तो चीटिंग करी क्यों, पहली बात तो one is honest, तो इंटीग्रिटी होती तो फिर वो करता ही नहीं वो काम। So that is the difference over here. The person would not have compromised with his values. जो भी उसकी values थी उसको वो compromise नहीं करता। So that is the difference here. ओके, कुछ कोट्स हैं, आप इसको नोट कर लीजिए ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के रेफरेंस में। जस्ट ऑनेस्टी, स्लैंडर कैन नॉट डिस्ट्रॉय एन ऑनेस्ट मैन व्हेन द फ्लड्स रिसीड्स द रॉक इज देयर। समझ आई बात? वो आपने देखा होगा, क्या कोई डैम हो, प्रोजेक्ट हो, पानी तो चला जाता है ना, पानी पत्थर तो वहीं रहता है। तो वैसे ही वो ऑनेस्ट आदमी को यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं कि कोई उसके बारे में गलत सलत भी बोल दे, कोई उसकी रेपुटेशन भी खराब कर दे, पर अगर व्यक्ति सच्चा है, उसकी वैल्यूज़ ठीक है, तो वो वहीं रहेगा, इंटैक्ट रहेगा, बाकी सब गायब हो जाएगा। धीरे धीरे के बाद सिर्फ सच ही सामने रहता है, सच ही आगे उभर के निकलता है। तो ये बात कर रहे हैं, ये आपको ना नोट करनी चाहिए, बिकॉज इनमें फिलोसफिकल थॉट्स पे कमेंट करने के लिए आ जाता है। नेक्स्ट इज द लीस्ट इनिशियल डेविएशन फ्रॉम द ट्रुथ इज मल्टीप्लाइड लेटर 1000 टाइम्स। छोटा सा झूठ बोल दिया आपने, दूसरे बंदे को बोला, उसने थोड़ा नमक मिर्च कर लिया, ऐसे हो भी जाता है, ऐसे थोड़ी होता है कि पर्पसली बोला। थोड़ा सा धीरे धीरे करके देखोगे कि वो बहुत बहुत बड़ा अंतर आ गया जो बोला गया था और जो एक्चुअल में लास्ट बंदे ने सुना। सो द लीस्ट इनिशियल डेविएशन फ्रॉम द ट्रुथ, छोटा सा भी अगर डेविएट होना शुरू हो जाए, वो छोटा डेविएशन बहुत बड़ा अंतर ले आता है जब बहुत लोगों में इंफॉर्मेशन जा रही है। ठीक है, तो ये एरिस्टोटल ने कहा है। ओके, सो इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी यहाँ पे आपके पास पड़ा हुआ है। सो ऑनेस्टी कैन बी डिफाइंड एज बीइंग ट्रुथफुल, बीइंग ट्रस्टवर्दी, लॉयल, फेयर एंड सिंसियर। ठीक है, सो ऑनेस्ट पर्सन इज फ्री ऑफ डिसीट, मतलब चोरी चारी नहीं करेगा, चीटिंग नहीं करेगा, इज ट्रुथफुल एंड सिंसियर। इन ब्रीफ, एन ऑनेस्ट पर्सन डज नॉट टेल लाइज एंड ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। ठीक है, तो ये बोलने के पॉइंट ऑफ व्यू से है उसकी कंडक्ट। बट इंटीग्रिटी जब बात करते हैं कि ही रिमेन्स कमिटेड, कमिटमेंट बोला था, ही रिमेन्स कमिटेड टू हिज वैल्यूज, वॉट एवर मॉरल और एथिकल कोड इज देयर, दूसरे बेसिस पे वो डिसाइड करता है हाँ भाई ये एक्शन सही है गलत है। एक बार वो डिसाइड हो गया, वो उसी पे टिका रहेगा, वहां पे वो चेंज नहीं होने वाला। इंटीग्रिटी, अ पर्सन विद एन इंटीग्रिटी। और इंटीग्रिटी के रेफरेंस में यहाँ पे 3 स्टेप्स हैं, 3 स्टेप प्रोसेस कह रहे हैं थ्योरेटिकली बात करें तो, कि पहली चीज है टू आइडेंटिफाई द राइट कोर्स ऑफ कंडक्ट। ठीक है, कि ये सही है, मेरे को ऐसे काम करना है। एक्टिंग कंसिस्टेंटली विद द चॉइस, अगर नुकसान होता है तो होए, मैं तो यही करने वाला था। एंड ओपनली डिक्लेयरिंग विद व्हाट वन स्टैंड्स फॉर, सामने सामने रखो भाई मेरा ये वैल्यूज है, मैं नहीं करने वाला। ऐसे नहीं कि मन में ही रखी हो ये बात, नहीं, बोलो कि भाई मैं नहीं करूंगा, तुम ये करवाना है मेरे से काम, मैं नहीं करूंगा, गलत काम है मैं नहीं करूंगा। तो इसको बोलो so that अगली बार वो आएगा भी नहीं कोई तुम्हारे पास। सो ऑनेस्टी इज मोमेंटेरली, आपने वो एग्जाम्पल दिया था ना चीटिंग करने वाला, हाँ या 2 नंबर बोल दिया आगे जाके, मोमेंटरी है वो तो। ठीक है, इंटीग्रिटी इज हमेशा के लिए है, इट इज इटर्नल। वो क्वालिटी इररिस्पेक्टिव, कोई चेक कर रहा है आपको, यहाँ किसी ने पूछा तो आपने बता दिया कि मैंने चीटिंग करी थी। पर इंटीग्रिटी की बात करते हैं, वो बंदा चीटिंग नहीं करेगा, चाहे इन्विजिलेटर होता चाहे नहीं होता, उसने चीटिंग नहीं करनी थी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। थिंक, एक कोट मिला था बड़ा इंटरेस्टिंग सा, तो इसको थोड़ा सोचो। तो कहता है कि एन ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट विदाउट इफेक्टिवनेस इज लाइक अ सोल्जर विदाउट अ गन। हाँ जी, लड़ाई करने जा रहे हो, सोचो वैसे ही लोग भाग रहे हैं दूसरी साइड से, गन के बिना कोई फायदा ही नहीं है सोल्जर का। तो अगर
इफेक्टिव ही नहीं है वो अपने काम में, सिविल सर्वेंट इफेक्टिव ही नहीं है, तो फिर उसका फायदा क्या है, राइट? तो वो यही बात यहाँ पे कर रहा है, एक्सप्लेन द एसेंस ऑफ द स्टेटमेंट हो गया। थोड़ा खुद से करो, ये कहीं पेपर में नहीं आया था, कोट आया था, आई थॉट थोड़ा ट्राई करो इसको। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट साइड, हमने इंटीग्रिटी को देख लिया और इंटीग्रिटी के साथ में जो एसोसिएटेड वैल्यूज थी उसको कवर कर लिया। अब एक नेक्स्ट डायमेंशन है, दैट इज ऑब्जेक्टिविटी, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज। ठीक है, तो ये सेकंड ARC कहती है, मतलब इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी जब हम बात कर रहे हैं, इट्स बेसिकली जब आप, जैसे आप मान लीजिए पब्लिक सर्विसेज में हो तो आपको कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे, आपको कोई स्टैंड लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अलॉटमेंट ऑफ अ पब्लिक सर्विस के लिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट आपको देना है प्राइवेट सेक्टर को, आपको ये देखना है, मे बी देयर इज अ पर्टिकुलर इशू आ गया आपके पास वेर यू हैव टू टेक अ साइड। ठीक है, सो यू हैव टू मेक इट ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। दोनों साइड के आप व्यू पॉइंट्स देखोगे, प्रोज एंड कॉन्स देखोगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर बायस आप एक डिसीजन लोगे, सो दैट इज ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, और जब मैं ऑब्जेक्टिविटी बात कर रहा हूँ, हम ऐसे भी बोल सकते हैं दैट वन इज नॉट बीइंग साइड नहीं ले रहा है, एक पक्षपात नहीं कर रहा है, सो ही इज नॉन पार्टिसन। सो दैट इज अनदर क्वालिटी। एक्चुअली ऑब्जेक्टिविटी के साथ साथ देयर इज अनदर क्वालिटी, नॉन पार्टिसनशिप। तो हम लोग एक्चुअली क्या करेंगे ना, हम लोग ये 3 सिमिलर क्वालिटीज को देख लेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे कवर किया था क्वेश्चंस के साथ, इसको भी देख लेंगे। सो नॉन पार्टिसनशिप बिल्कुल एक जैसे कॉन्सेप्ट है ये, बट हल्का सा फर्क है इसमें, हल्का सा। ठीक है, सो बीइंग नॉन पार्शल नहीं होना है, वो सब चीजें। फिर इसी के साथ में एक और एक एस्पेक्ट है, दैट इज ब्यूरोक्रेसी साइडिंग विद द पॉलिटिकल क्लास। आपने देखा कभी कभी ऐसे बात करते हैं, इनफॉर्मली बात करते हैं कि ये IAS ये वाला व्यक्ति है, ये इसके साथ इंक्लिनेशन है, इसकी बीजेपी के साथ है, किसी की कांग्रेस के साथ है, किसी की अकाली के साथ है, विच एवर पॉलिटिकल पार्टीज देयर, उनके साथ इनकी अलाइनमेंट है। ऐसी बातें करते हैं, बहुत गलत बात है ये। ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो न्यूट्रल काम करे। ठीक है, पॉलिटिकल क्लास है, उनको आप वोट्स लेते हैं तो कास्ट के बेसिस पे वोट लेते हैं वो लोग, क्लास के बेसिस, कास्ट होता है क्लास, हम कम्युनिस्ट पार्टी को अगर ले ले तो। ठीक है, रिलीजन के नाम पे होता है, रीजन के नाम पे होता है, पर जो ब्यूरोक्रेसी होती है उनको न्यूट्रली काम करना है, एंड दे हैव टू एंश्योर दैट एवरीथिंग इज डन इन अकॉर्डेंस विद द रूल ऑफ लॉ। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, जो भी लीगल एस्पेक्ट है, हाँ उनको गाइडलाइंस माननी है पॉलिटिकल क्लास की, ऐसी बात नहीं है, दे आर अकाउंटेबल टू द पॉलिटिकल क्लास, बट एट द सेम टाइम उनको न्यूट्रल रहना है। और यहाँ पे ऐसा भी होना चाहिए कि मान लीजिए बीजेपी के बाद कांग्रेस आती है, कांग्रेस के बाद बीजेपी आती है, व्हिचएवर पार्टी, ठीक है, जो भी होता है, इररिस्पेक्टिव उनका तरीका चेंज नहीं होना चाहिए, दे शुड वर्क इन अ न्यूट्रल फैशन। सो देयर इज अनदर थीम, दैट इज पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। तो ये एस्पेक्ट को हम यहाँ पे देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आ जाते हैं ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर। तो ऑब्जेक्टिविटी, जैसे मान लीजिए एक पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट देना है, आप IAS ऑफिसर है, आपकी डिस्ट्रिक्ट में कुछ काम होने वाला है, 2, 3, 4 लोग आ गए आपके पास कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए। कोई बोलता है भाई जान पुराना कनेक्शन है हमारा, हाँ ठीक है। दूसरा आदमी आता है, वो कुछ और बोलता है, तीसरा पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा है, वॉट एवर रीजंस आर देयर, ऑब्वियसली देयर इज सर्टेन प्रेशर ऑन यू। ठीक है, कोई ऐसे ही बोल देते हैं यार बात करवा देगा तेरा उससे कि नहीं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बेसिकली जो IAS ऑफिसर है, जो भी पब्लिक ब्यूरोक्रेट है, कोई भी हो सकता है, पुलिस वाला हो सकता है, पुलिस वाले को किसी के अगेंस्ट FIR करनी है, लखीमपुर कैरी हो गया, पुलिस वाले को अरेस्ट करना है किसी को, वो अब अगर मान लो चार्ज किसी ने कंप्लेंट फाइल करी है तो FIR रजिस्टर करनी पड़ेगी। कभी कभी देखोगे FIR रजिस्टर नहीं हो रही, क्यों? मे बी द अक्यूज्ड इज एसोसिएटेड विद द पॉलिटिकल पार्टी, कोई पावरफुल ग्रुप से एसोसिएटेड है, वो नहीं लेना चाहता पंगा, तो ऐसा भी देखते हैं हम लोग। सो ऑब्जेक्टिविटी कम्स इनटू अकाउंट इन दैट केस। ऑब्जेक्टिविटी, अ पर्सन बेसिकली वेइंग, जो भी इसके पास ऑप्शंस है यहाँ पे, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स, वो सबको फैक्टर इन करता है, जो भी फैक्ट्स ऑफ द केस है, जो भी मेरिट्स है, उसको लिखता है, अकाउंट करता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ अपने इंटरेस्ट को भूल भुला के सब कुछ भूल जाता है, अपने व्यू पॉइंट्स को भूल जाता है। हो सकता है कि उसका पर्टिकुलर व्यू पॉइंट है, अपने उसके बायसेस है, सबके होते हैं बायसेस, ऐसे कोई है ही नहीं, ठीक है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट बायसेस वो एक न्यूट्रल डिसीजन लेता है बेस्ड ऑन द
मेरिट्स ऑफ द केस, ठीक है। सो बेसिंग वंस एडवाइस और डिसीजंस, एक रिगरस एनालिसिस करता है, प्रोज एंड कॉन्स सब कुछ वे इन करता है और फिर एक अपनी डिसीजन लेता है, ठीक है। तो दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। अगर खुद नहीं कर सकता तो किसी और को बोलता है। गवर्नमेंट आपने देखा होगा कितनी बार कमिटीज सेट करती है। सो टेकिंग अकाउंट ऑफ एक्सपर्ट और प्रोफेशनल एडवाइस, ठीक है, तो उन बेसिस पे काम करता है। अब मान लीजिए यहाँ पे कुछ ऐसा फैक्ट है, ऐसा पर्सपेक्टिव है जो ब्यूरोक्रेट को खुद पसंद ना हो, उसको इनकन्वीनियंट लगता है, बट फिर भी उसको फैक्टर इन करना पड़ेगा। सो दैट इज ऑब्जेक्टिविटी ओवर हियर। एंड मान लीजिए उसको कोई चीज़ उसको बोल दी करने को, तो उसको वो फिर करनी पड़ेगी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ उसका जो, क्योंकि ब्यूरोक्रेट का काम क्या है, याद करिए, सिविल सर्विसेज का काम था पब्लिक सर्विस डिलीवरी, पॉलिसी मेकिंग एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन इज वन ऑफ द कोर टास्क स्पेशली ऑफ द एट द जूनियर लेवल। तो वो उसको इम्प्लीमेंट कर रही है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ उसका व्यू पॉइंट क्या है। अब मान लो वो सोचे यार न्यू नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में जो सब्सिडी दी जाती है बहुत ज़्यादा है, नहीं देनी चाहिए, तो ऐसे नहीं कि वो अब लॉ ने बोला है तो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, पॉलिटिकल मास्टर्स ने बोला है तो करना पड़ेगा, ये नहीं कि आपका व्यू पॉइंट कुछ और है, तो ऐसे नहीं। सो कैन नॉट फ्रस्ट्रेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलिसी डिसीजन वॉट एवर थिंग इज देयर, ठीक है। तो ये भी नहीं करना है, इर्रेस्पेक्टिव उसको न्यूट्रल फॉर्म में इसको अपना काम यहाँ पे करना है। अब ऑब्जेक्टिविटी की बात करें तो फिर सब्जेक्टिविटी भी बात करनी चाहिए, है ना, एक क्वालिटी सब्जेक्टिविटी। तो क्या फ़र्क है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऑब्जेक्टिव हो गया बीइंग इन अ न्यूट्रल वे, ऑब्जेक्टिवली आपने डिसीजन दिया, प्रोज एंड कॉन्स सब कुछ देखा, यहाँ पे आपने डिसीजन लिया, यहाँ पे इरिस्पेक्टिव ऑफ आपका क्या मूड था, आपका क्या पर्सपेक्टिव है, बायस है, इरिस्पेक्टिव जो भी था, इंडिपेंडेंटली आपने उसको वे इन किया। जब सब्जेक्टिविटी की बात करते हैं, यहाँ फ़र्क ये है दैट पर्सन टू पर्सन वो मैट डिफर कर जाएगा, पर ऑब्जेक्टिवली अगर किसी की बात करें तो मोर और लेस सबके लिए वो एक जैसा स्टैंड आएगा, पर सब्जेक्टिवली एक बंदा कुछ बोलेगा, दूसरा कुछ बोलेगा, बिकॉज उनके बायसेस हैं, उनके कुछ अपने अपने व्यू पॉइंट से पहले से रखे हुए हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग्स में काम करेंगे। सो आई हैव दिस टू वंडरफुल स्टेटमेंट्स दैट एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द टू, ऑब्जेक्टिव और बीइंग ऑब्जेक्टिव एंड बीइंग अ सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव, बारिश हो रही है, ये बंदा देखता है, हाँ इट इज रेनिंग, ही इज सिंपली स्टेटिंग अ फैक्ट ओवर हियर, it is raining, it's either raining, it's not raining. कोई बोलता है I really love rains, so this is a subjective, so where there is an emotion attached over here, whereas here there is no emotion given over here, ठीक है। यहाँ पे देखो एक explanation mark पे I love rain, ठीक है। so that is the difference, subjective and objectivity over here। ये तो easy था। What about objectivity and impartiality या being non-partisan? अब बताओ क्या फ़र्क है, बहुत difficult हो जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मैंने बोला कि इर्रिस्पेक्टिव आप अपने व्यू पॉइंट्स डिसीजन लेते हो, जैसे ऑनेस्टी इंटीग्रिटी हो क्या, वैसे ही यहाँ पे तो अंतर और भी कम हो जाता है। सो बेस्ड ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस वन टेक्स अ डिसीजन, दैट तो ऑब्जेक्टिव हो गया। पर ये तो इम्पार्शियल होना भी तो यही हो गया कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वंस व्यू पॉइंट, जो भी मेरिट ऑफ द केस है उस पर डिसीजन लिया। तो फर्क क्या है दोनों के अंदर, ये ट्रिक था यहाँ पे, ये थोड़ा डिफिकल्ट कर देता है। मान लीजिए एग्जाम में आ जाए तो क्या करोगे। वेल, impartiality is a larger construct, एक और बड़ा टर्म है, जैसे इंटीग्रिटी ऑनेस्टी को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, वहाँ फिर भी कोई फर्क है, बट यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो कह रहे हैं कि इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, ये ऑब्जेक्टिविटी के बियॉन्ड है। तो कैसे बियॉन्ड है, जब हम इम्पार्शियलिटी की बात कर रहे हैं इन दिस कंटेक्स्ट ओवर हियर, हम लोग बियॉन्ड द फैक्ट्स हम वहाँ पे जा रहे हैं। तो जो आपको फिजिकली बताया गया है, नहीं बताया गया, आप उसके बियॉन्ड यहाँ पे बात कर रहे हैं। हमारा यहाँ पे फोकस है टू बी फेयर, जस्ट एंड इक्विटेबल, ठीक है। तो दैट एस्पेक्ट पे भी हम काम कर रहे हैं, ये नहीं सिर्फ मेरिट्स ऑफ द केस। अब मान लो दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट हो गया, मान लो दो लोग, आप IAS ऑफिसर हो, दो लोग आपके पास खड़े हैं और डिस्प्यूट हो गया। वन ऑफ देम इज फ्रॉम द दलित मार्जिनलाइज कम्युनिटी, ठीक है, दलित आपको पता है दे आर डिसएडवांटेज्ड, और एक है आपकी जमींदार, बड़े आदमी, यहाँ पे पावरफुल आदमी है, कास्ट वाइज भी उनको ऊपर दर्जा है, ये थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सबड्यूट है, आपको पता है सोसाइटी में डिसएडवांटेज्ड है। मेरिट्स ऑफ द केस के बेसिस पे अगर सिंपली ऑब्जेक्टिवली कोई बात करे तो ऐसा लग रहा है कि भाई यही सही है, जो पावरफुल है वही सही है,
पर उसको पता है, IAS वाले को पता है कि यार इनको डिसएडवांटेज है, शायद इन पे जोर ज़बरदस्ती करी हो, राइट। सो ही इज अवेयर, देयर इज दिस कॉन्शियसनेस, देयर इज एन अवेयरनेस कि यार ये अभी मेरे सामने जो फैक्ट्स रखे गए हैं ये शायद काफ़ी ना हो, मे बी देयर इज एन अदर साइड टू इट, ये डिसएडवांटेज है, यहाँ पे प्रॉब्लम है। सो नॉट जस्ट टेकिंग कि यार ये ऑब्जेक्टिव डिसीजन होती, शायद कोई भी इशू हो सकता था कि यार ये ठीक है, ये ही ठीक होगा, मे बी इसका व्यू पॉइंट ज़्यादा अच्छा है, बट ही इज़ डिसएडवांटेज्ड, उसमें शायद जोर ज़बरदस्ती प्रेशर लगाया हो उनके ऊपर जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी से एज कम्पेयर टू दोज हु हैव अ हायर दर्जा, ठीक है। सो टेकिंग अ व्यू पॉइंट, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द अदर बैकग्राउंड्स, फोकसिंग ऑन द एस्पेक्ट ऑफ जस्टिस, इक्विटी, ठीक है, उन एस्पेक्ट्स पे काम करके जब हम देखते हैं, सो दैट इज इम्पार्शियलिटी, बीइंग नॉन पार्टिसनशिप। तो ये एक हायर वो आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक चीज़ फ़र्क है यहाँ पे। तो बहुत इट्स बेसिकली स्प्लिटिंग थ्रेड्स एक्चुअली, स्प्लिटिंग हेयर्स, ठीक है। मेरे प्रोवर्ब्स थोड़े इतने अच्छे नहीं होते हैं थोड़ा बहुत, तो स्प्लिट बहुत 19-20 का फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क है, उससे भी कम का फ़र्क है एक्चुअली। Okay, now the other aspect that I said, the third aspect, that is non-partisanship and political neutrality. ये तो वैसे हो गया ना, मतलब this is कि impartial होना है, non-partisan, but I'm now talking about this aspect over here, politics के point of view से। आपने शायद कितनी बार देखा होगा कि अभी कोई भी स्टेट है, इलेक्शन हुआ नया, बीजेपी पार्टी थी, कांग्रेस ने ब्यूरोक्रेसी चेंज कर दी, ट्रांसफर्स हैव टेकन प्लेस, वेस्ट बंगाल में हुआ था अभी रिसेंटली, टीएमसी आ गई, तो इधर उधर किए अपने, ठीक है। तो दैट हैपेंस लॉट ऑफ टाइम्स, इट हैपेंस। तो क्यों होता है? समवेयर डाउन द लाइन ऐसे फीलिंग है कि जो ब्यूरोक्रेट्स है ये हमारे साथ के हैं, ये कुछ ब्यूरोक्रेट्स, इनको पास इंपॉर्टेंट पोस्टिंग, तो ये उनके साइड के थे, ये उनके साथ लॉयल होंगे, है ना एक परसेप्शन। तो दिस इज अ रॉन्ग परसेप्शन, ये है तभी ऐसा शायद ये सिस्टम बना पड़ा है यहाँ पे। सो दिस इज अ रॉन्ग थिंग दैट इज टेकिंग प्लेस। सो व्हेन आई से नॉन पार्टिसनशिप, right, so this implies that the officer is to do task without any favor और एनी पॉलिटिकल पार्टी से, वो न्यूट्रल तरीके से काम करता है, ये नहीं कि उसको इससे फ़ायदा होगा उससे होगा, नहीं, इरिस्पेक्टिव वो अपने हिसाब से काम करता है, ठीक है। तो इसको हम और देखेंगे इसको। तो अब पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी हमें क्यों चाहिए, पहले ये देख लेते हैं। लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस। सो वी हैव दिस पॉलिटिकल क्लास, ठीक है, जो चेंज होती रहती है। वी हैव दिस परमानेंट ब्यूरोक्रेसी, IAS IPS जो भी होते हैं, एंड देन द पीपल एट द एंड ऑफ इट। तो इनका काम है यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन एंड पब्लिक सर्विस डिलीवरी, रूल ऑफ लॉ इन्फोर्स करना है, ये इनको डायरेक्शन देते हैं पॉलिटिकल क्लास, इनके ऊपर इनकी एक तरह से अकाउंटेबिलिटी होती है। तो इनको इंडिपेंडेंटली काम करना है, मतलब ऑब्वियसली इनके जो भी डायरेक्शंस दिए हैं, जो भी इनका एजेंडा है, मैनिफेस्टो में है, जैसे जैसे बोल रहे हैं, इनको यहाँ पे काम करना है, बट एट द सेम टाइम दे हैव टू फंक्शन इन एन ऑब्जेक्टिव वे, दे हैव टू इंश्योर द वैल्यूज ऑफ द इंटीग्रिटी, की जो ये नहीं कि इसने बोला करप्शन करनी तो करप्शन कर बैठे, या ये बीजेपी आई है तो इनकी लाइक माइंडेड पार्टी है तो इनके साथ इनका जो व्यू है वैसे ही काम करना शुरू कर दिया, फूल के भी बाकी सारी चीज़ें। अभी ये लखीमपुर वाला केस था, तो वी सॉ दैट सो देयर इज दिस सेंटर और स्टेट में सेम गवर्नमेंट है, वहाँ पे वो पुलिस वाले FIR नहीं फाइल कर रहे थे अगेंस्ट द सन ऑफ द मिनिस्टर, ठीक है। सो इरिस्पेक्टिव उनको काम दिया गया उसके हिसाब से इनको काम करना है यहाँ पे। सो व्हाई इज इट नीडेड? First of all, this brings credibility and trust among the public in the functioning of the public service. उनको पता है कि चलो ये अगर शायद ठीक नहीं आए हमारी मर्जी के, ये तो है, ये हमारे हिसाब से काम करेंगे, हमें जो चाहिए वैसे काम करेंगे। It makes the civil servants gusty, वो इंडिपेंडेंटली अपना स्टैंड ले पाते हैं, अगर न्यूट्रल तरीके से काम करते हैं। अगर पूरा साइड लेने लग जाए देन देयर इज अ प्रॉब्लम। इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्ट स्टेट, स्पेशली सॉफ्ट टुवर्ड्स द क्रिमिनल्स। अब यहाँ पे वी हैव दिस क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स।
और मान लो कि ब्यूरोक्रेसी या पुलिस इनके साथ साइड देना शुरू कर दिया, then this will lead to the creation of a soft state. It will affect the implementation of the rule of law. तो ये एस्पेक्ट को यहाँ पे अफेक्ट हो जाएगा. It ensures equality, justice to different societies, sections of the society. तो इनको तो ऑब्जेक्टिवली काम करना है. अगर स्कीम बनाई है तो वो सबके लिए इम्प्लीमेंट करना है. ये नहीं बोले कि नहीं हमें इस कम्युनिटी ने वोट दिया था, आप इसको सर्विस प्रोवाइड करो, इसको मत करो. ऐसे नहीं कर सकते. ऐसे करेंगे तो वैसे जुडिशरी पकड़ लेगी इनको. बट दे हैव टू वर्क इन अ न्यूट्रल वे. अगर उनको लगता है कि ये गलत है तो फिर उनको बताना चाहिए कि ये गलत है, हम ऐसे नहीं कर सकते. इन विच एवर वे दे डू इट. इट एंश्योर्स द मॉरल इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ द सिविल सर्विसेज. ठीक है, अब मान लीजिए ये आपका जो ट्रांसफ़र वगैरह होते हैं, तो ये इधर से इधर कर दिया, उधर से इधर कर दिया किसी को. सो इट अफेक्ट्स द मॉरल एंड दी मॉरल्स भी अफेक्ट करता है कि यार ये मैं अगर इनके साथ काम कर लेता तो मेरे को ये अच्छी पोस्टिंग मिल जाती. पर अगर न्यूट्रल तरीके से न्यूट्रल वे में काम करते हैं तो फिर उसको उसी के हिसाब से, मतलब इररिस्पेक्टिव उसको वो मिल जाता, काम करता वहाँ पे. ठीक है, सो दैट इज द थिंग ओवर हियर. सो इट इंश्योर्स मॉरल, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वर्किंग ऑफ द सिविल सर्विसेज. ओके, तो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी के लिए वी हैव दिस मॉडल. इनफैक्ट ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस जैसे पर्सनालिटीज़ के ऊपर नाम आके, व्हाट इज द केनेथ केर्नागन्स मॉडल ऑफ पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, स्टेट द एसेंशियल एलिमेंट्स, हाउ विल इट हेल्प ensuring neutrality of the public service civil servants. ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, ऐसे आए हैं और ऐसे आगे भी आ सकते हैं. तो ऐसे कुछ पर्सनालिटीज़ है जिन पे क्वेश्चन आ सकते हैं. एग्जाम में अगर ऐसे नहीं पढ़ के जाओ तो मुश्किल हो जाएगी. सो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस. तो इन्होंने एक फ्रेमवर्क रखा है. वो कहते हैं दैट पॉलिटिक्स एंड पॉलिसी आर कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, तो पॉलिटिक्स एंड पॉलिसी का मतलब हो गया दैट those people who the political class basically and those people जो जिनका मैनिफेस्ट, जो इलेक्शन लड़के आए थे, मैनिफेस्टो है उनका, कोई दे मेकिंग द पॉलिसीज ओवर हियर. सो दैट शुड बी डिस्टिंक्ट. ठीक है, हायर लेवल पे. एंड जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको सेपरेट होना चाहिए. और जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये नहीं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो अकाउंटेबल ना हो. अकाउंटेबल होनी चाहिए, ऐसे नहीं बोला उन्होंने, बट देयर शुड बी अ सेपरेशन. और सेपरेशन कैसे? वो बोलते हैं देखो कि जो पॉलिटिक्स है और जो पॉलिसी वाला काम है, ये वाला काम है जो पॉलिटिकल क्लास करेगी. ठीक है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है वो बिहाइंड द सीन, ये बाहर करेंगे पॉलिटिक्स एंड मेकिंग ऑफ द पॉलिसी. जो ब्यूरोक्रेसी है वो अंदर काम करेगी. ठीक है, वो अंदर को काम करेगी, अंदर रहेगी, वो एक न्यूट्रल वे में काम करेगी, इंडिपेंडेंटली काम करेगी बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ. तो जैसा उनको डायरेक्शंस मिले, एज फार एज इट इज इन अकॉर्डेंस विद द वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी लीगल फ्रेमवर्क है वो उसके अकॉर्डेंस में काम करेंगे. ऑल पब्लिक ऑफिशियल्स शैल बी रिक्रूटेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट. ऐसा नहीं कि ये इस ग्रुप से था तो इसको ज़्यादा एंट्री दे दो, फिर तो ऑब्वियसली देयर इज एन अलाइनमेंट. तो अब हमारे जैसे यूपीएससी के थ्रू होता है, तो इररिस्पेक्टिव आपके जो परफॉर्मेंस होती है उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है. ठीक है, सो इट शुड बी डन ऑन द मेरिट. तो इससे क्या होगा? तो इससे आपका कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपने, इसने मेरे को फेवर किया, आप उसको आगे चल के फेवर करोगे, ऐसा कुछ नहीं होगा. ठीक है, तो ये चीज़ है. सो इट शुड बी डन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, नॉट ऑन अकाउंट ऑफ एनी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन और अफिलिएशन. Public officials do not engage in any partisan politics. वो अपना न्यूट्रल काम करे, न्यूट्रल तरीके से काम कर रहे हैं. या बीजेपी आती है तो ऐसे नहीं कि पूरे उनके बन जाए, या कोई व्यक्ति है उन्हीं के साथ रहेगा आगे चलते चलते, ऐसे नहीं. दे रिमेन इंडिपेंडेंट. अब ये बीजेपी आई, टीएमसी आई, कांग्रेस, जो भी पार्टी आती है वो अपना उसी तरीके से काम करते रहे जैसे उनको करना चाहिए. सो दैट शुड बी देयर. देन पब्लिक ऑफिशियल्स should not express their personal views on the government policies and administration. जो काम मिला है वैसे करो. वो जो आगे जो काम है पॉलिटिक, जिनको at the end of the day the political class जो है ये लोगों के पास जाती है ना वोट लेने के लिए, पब्लिक के पास जाती है वोट लेने के लिए. तो ये ही अपने एक्सप्लेन करे
ब्यूरोक्रेसी है वो अपना अंदर चुपचाप से काम करे इन अ न्यूट्रल वे, क्योंकि अगर वो बाहर जाके पब्लिक के साथ एंगेज करने लग जाएगी देन इन दैट केस जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो दे विल वर्क इन द बैकग्राउंड, दे विल, अगर वो सामने सामने आएंगे तो देन इट विल क्रिएट अ क्लैश बिटवीन द पॉलिटिकल क्लास एंड द ब्यूरोक्रेसी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। द पब्लिक ऑफिशियल्स गिव करेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव एडवाइस टू द पॉलिटिकल मास्टर्स। ऐसा नहीं कि उसको ये अच्छा लगेगा तो ये बोलना है, नहीं तो नहीं बोलना, तो जैसा है वैसे बताना है उसको, ऑब्जेक्टिव तरीके से उसको बताना है। ऑल पॉलिसीज आर इम्प्लीमेंटेड विद फुल ज़ील। अब ये नहीं कि आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू था तो मिनिस्टर ने बोला है कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, आपको जैसा डायरेक्शन मिला है वैसे ही उसको इम्प्लीमेंट करना है इन अ वेरी न्यूट्रल मैनर, इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं which needs to be noted over here. अब to ensure that there is political neutrality, वैसे काफ़ी चीज़ें हैं पर हमारे पास यहाँ पे अभी दो है। So we have this Central Civil Services Conduct Rule, ठीक है। तो एक कंडक्ट रूल रखा हुआ है जो एक गाइडलाइंस एस्टैब्लिश करती है कि हाउ द सिविल सर्वेंट्स शुड फंक्शन, ठीक है, दे शुड बी न्यूट्रल, वो सब चीज़ें यहाँ पे है। एंड देन देयर इज अ कोड ऑफ एथिक्स दैट वाज गिवन इन 1997। तो ये तो हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं। एंड बियॉन्ड दैट अगर आप देखोगे कितनी बार ऐसा होता है कि किसी मिनिस्टर ने किसी पुलिस वाले ब्यूरोक्रेट किसी के ऊपर एक्शन ले लिया, ठीक है, तो किसी ब्यूरोक्रेट के ऊपर एक्शन ले लिया एंड ऐसा हो सकता है कि इट इज़ बेस्ड ऑन अ बायस, उसने उसका कहना नहीं माना बिकॉज वो गलत काम था शायद, तो ही उसके ऊपर एक्शन हो सकता था। तो ऐसा हुआ है कि एक्शन हैज़ बीन टेकन, सो द पर्सन हैज़ अपील्ड टू द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, और वो रिपील करा लिया जो भी एक्शन हुआ था, अपना केस प्रेजेंट करके उसको निकल आया वहाँ से बाहर से और वापस रीइंस्टेट हो गया। तो ऐसे प्रोविजंस भी हैं यहाँ पे, ठीक है। बियॉन्ड दैट दे हैव दिस, जैसे कि स्पेशली दिस IAS IPS, दे हैव दिस सिस्टम ऑफ प्रमोशंस उनको मिलती रहती है टाइम टू टाइम। तो ये भी एक इरेस्पेक्टिव कि आपने ये एक्शन लिया, आप ताकि आप डिसीजन ले सके, इसलिए आपको प्रमोशंस मिलती रहती है, सो दैट इरेस्पेक्टिव आपको कोई डर ना हो कि यार मेरे साथ गलत हो जाएगा, मेरे करियर खत्म हो जाएगा, वो डर ना हो। तो दस प्रोविजंस आर प्रोवाइडेड। ओके, challenges to political neutrality, or rather I can say that what are the factors that causes lack of political neutrality, ठीक है। lack of independent institutions, तो जो ब्यूरोक्रेसी है, पॉलिटिकल क्लास डिसाइड करती है ना, ये बंदा यहाँ जाएगा वो वहाँ जाएगा, है ना, पोस्टिंग ट्रांसफर वॉट एवर थिंग्स आर देयर, वो तो वो करते हैं। बट व्हाट इफ वी हैव एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, इंडिपेंडेंट बॉडी, वो डिसाइड करे, ठीक है। तो ऐसे कुछ रिकमेंडेशंस भी है, जैसे पुलिस के रेफरेंस में वी हैव दिस कि यार एक डेडिकेटेड बॉडी होनी चाहिए, वो डिसाइड करेगी। लाइकवाइज ब्यूरोक्रेसी के रेफरेंस में, सो वी हैव सर्टन रिकमेंडेशंस, पर ऐसा होता नहीं है। डायरेक्ट कंट्रोल इज ऑफ द पॉलिटिकल मास्टर। तो क्योंकि अब पॉलिटिकल मास्टर का कंट्रोल है, मान लीजिए बीजेपी है, TMC थी, बीजेपी आ गई, वॉट एवर पॉलिटिकल पार्टी इज देयर, मैं TMC रेफरेंस दे रहा हूँ, कांग्रेस हैज बिकम रेडी, तो वॉट एवर पार्टीज चेंज होती है, तो ब्यूरोक्रेसी के बारे में जो उनका व्यू पॉइंट है, या फिर जो ब्यूरोक्रेसी का व्यू पॉइंट है अबाउट द पॉलिटिकल मास्टर्स, वो भी इधर उधर होता है। सो इफ इट इज डन बाय एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल इंक्लिनेशन, देन दिस विल बी अ गुड थिंग। अब क्योंकि कितने सारे काम जो गवर्नमेंट के होते हैं दैट हैपेंस इन सीक्रेसी, तो इट अलाउ, सीक्रेसी का मतलब है एक तो ट्रांसपेरेंसी, सब सामने सामने खुला में तो डर लगता है, सीक्रेसी में छुपा छुपा के तो people are able to misuse the system, so this encourages corruption। तो इससे corruption होता है, इससे there is a nexus between the political class and the civil society, with the civil servants, ठीक है। civil society अलग चीज़ है, मिक्स मत कर देना प्लीज। civil servants, civil services या public servants के बीच में there is a nexus। क्या nexus है? पॉलिटिकल मास्टर कहता है यार तुम ऐसा करो ना, इसको, वही कॉन्ट्रैक्ट वाली बात, तुम इसको कॉन्ट्रैक्ट दे दो, कहता है हाँ ठीक है, तो आपको हम प्रमोशन दे देंगे और आपको वो कॉन्ट्रैक्ट से कुछ पैसे आपको भी हाथ में मिल जाएंगे, कहते हैं अच्छी बात है। तो सो दिस अफेक्ट्स द, और ये काम सीक्रेसी में हो रहा है, इसीलिए दिस थिंग इज टेकिंग प्लेस। सो द पर्सन विल बी इंक्लाइन टू विच एवर पार्टी का जो बंदे ने बोला था, मिनिस्टर था, उसी की तरफ वो हो जाएगा। अब करप्शन कर दिया एक बार तो बार बार उसी के साथ रहना पड़ेगा, क्यों नहीं तो पोल खुल जाएगी। सो दिस इज देयर। इन सर्विस एंड इंट्रा सर्विस राइवलरी,
विद इन द सर्विस, ठीक है, या डिफरेंट सर्विसेज के बीच में राइवलरी दैट इज देयर. सो इन ईच गवर्नमेंट सर्विसेज देयर आर डिफरेंट फैक्शंस. तो कोई लैंग्वेज के नाम पे है, कोई रीजन के नाम में है, साउथ इंडियन वाले को कर दिया, नॉर्थ इंडियन वाले को ज़्यादा प्रमोट कर रही है, ठीक है, या कास्ट के बेसिस पे कर रहे हैं, रिलीजन के बेसिस पे कर रहे हैं. तो दिस इज देयर. सो बिकॉज ऑफ दिस परसेप्शन दे मे अलाइन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर ग्रुप में अलाइन टू अ पर्टिकुलर पार्टी. तो ये ऐसा हो सकता है. So to gain promotion and perks, they may take sides over here with different political parties. उनको favor करे ताकि उनको और better perks, provisions मिले. That can be done. Illegitimate political agendas. So wrong notion of committed bureaucracy where the civil servants try to fulfill the political agenda of a particular political party. So that could be a cause. कभी-कभी ऐसा भी होता है जब just before the election has to take place, कोई रिटायर होने वाला था, वो प्रो गवर्नमेंट स्टैंड ले लेता है, जो भी रूलिंग पार्टी थी, एंड या जो पार्टी आने वाली है शायद, तो उसके जैसा स्टैंड ले लेता है और फिर बाद में उसी का मिनिस्टर बन जाता है. बहुत कॉमन है, आप देखोगे ये, ठीक है. सो वी हैव नंबर ऑफ एग्जांपल्स, नॉट गिविंग इट बट यू कैन मेक सेंस ऑफ इट, ठीक है. तो इलेजिटिमेट पॉलिटिकल एजेंडा एंड देन इलेक्शन एंड करप्शन. अब हमारा सिस्टम ऐसा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको पैसा चाहिए, फंडिंग एक्टिविटीज जो भी काम हो रहा है उनको बहुत सारा पैसा चाहिए काम करने के लिए. तो कभी ऐसा होता है कि पैसे चाहिए, पैसे कहाँ से आएंगे? डोनेशन से आएंगे. डोनेशन कौन करना चाहता है? तो नॉर्मली इट इज़ बाय धक्का. पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट है या कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी, उनको बोल तुम नहीं दोगे तो तुम्हारा ये काम बंद कर देंगे. तो धक्के से होता है काम. सो द सिस्टम इज सच दैट इट एनकरेजेस करप्शन. तो वी हैव मोर करप्ट पीपल ओवर हियर एंड देयरफॉर दिस आल्सो लीड्स टू अ नेक्सस. अब करप्शन से किसी ने पैसे दिए, किसी कंपनी ने पैसे दिए, बोलेगी अब तुम पावर में आ गए हो, अब हमको फायदा करो. सो पॉलिटिकल मास्टर हैज टू डू दैट. फायदा, उसको फायदा दिलाना पड़ेगा. तो अब इसमें ब्यूरोक्रेट को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, राइट. सो हेयर वी सी दैट दिस कॉम्प्रोमाइजेस द पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, ठीक है. सो दीज आर सर्टेन चैलेंजेस टू पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी. आई थिंक दैट यू हैव सीन व्हाई इज इट नीडेड. अगर हम इसको रिवर्स कर दें, राइट, तो हमें पता लग जाएगा व्हाट आर द ड्रॉबैक्स और व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ नॉट हैविंग अ न्यूट्रल ब्यूरोक्रेसी. तो इससे उसको हम वैसे निकाल सकते हैं. जैसे कि इट विल हैम्पर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ, ठीक है. पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी साइड लेने लग गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी. यहाँ पे रूल ऑफ लॉ का प्रॉब्लम हो जाएगा. इट विल लैक क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट अमंग्स द पीपल, ठीक है. देयर शैल नॉट बी इक्वालिटी, जस्टिस, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज का अपना अपना एजेंडा है तो उसके बेसिस पे काम करेंगे. तो फिर प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस कहाँ गए? वो तो गायब. So this way you can build it up. Now moving on to a question, 2016 mains में question पूछा गया था. So this says, why should impartiality and non-partisanship be considered as foundational values in public services? ठीक है, in the present day socio-political context. Illustrate your answer with examples. पहले examples बताते हैं, फिर थोड़ा theory पे आ जाएंगे. हाँ जी, तो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट के साथ एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करना है. अच्छा, तो आई थिंक आई गिव यू वन एग्जाम्पल ऑफ अशोक खेमका. दैट इज़ वन एग्जाम्पल. तो अशोक खेमका को लैंड के रिलेशन में था. ही वॉज इन द हरियाणा गवर्नमेंट, कांग्रेस थी वहाँ पे. एंड सो मिस्टर रॉबर्ट वाड्रा वांटेड सम लैंड, ठीक है. उनको लैंड चाहिए था. पता लगा कि यार इसमें कोई रॉन्ग डूइंग है, उन्होंने वो कैंसिल कर दिया. सो ही वॉज न्यूट्रल इरिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल यहाँ पे जो व्यूज थे या सर्टन ब्यूरोक्रेसी. अगर मान लीजिए वो दे वर अलाइन्ड विद द पॉलिटिकल पार्टी, दे वुड हैव टेकन एन इलीगल स्टैंड ऑल्सो, बट ही वेंट विद इट. Ashok Khemka, very famous example over here. We have the examples of people taking on the sand mafia. ठीक है, तो यूपी में दुर्गा शक्ति नागपाल, there was lot of pressure of the chief minister, फिर भी वो लगे रहे वहाँ पे. उन्होंने she took action against the sand mafia, mining mafia. फिर हमारे पास एग्जाम्पल है, वी हैव एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव एग्जाम्पल्स है, जैसे कि पुलिस इज नॉट रजिस्टरिंग FIR. अभी ये सबसे ज़्यादा कॉमन आजकल ये लखीमपुर खेरी वाला केस है. द पुलिस इज नॉट रजिस्टरिंग एन FIR. आपने देखा होगा जहाँ पे पॉलिटिकल पर्सन या अफिलिएटेड ग्रुप हैव कमिटेड अ क्राइम रूलिंग पार्टी से, तो वो देयर इज अ हेजिटेंसी इन इम्प्लीमेंटिंग द लॉ, ठीक है. तो ये देखा जाता है.
Then sometimes we see that a particular person, जैसे आपको अभी एग्जांपल दे दिया है, तो a person as इलेक्शन से जस्ट पहले he takes a particular stand which is pro any पार्टी जो पावर में आ जाती, तो ये हम देखते हैं बाद में वहाँ पे मिनिस्टर बन जाते हैं, तो कॉमन है, जो हम देखते रहते हैं। तो ये हमारा कुछ एग्जांपल्स हो गए। अब देख लेते हैं कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है एंड व्हाई शुड इट बी गिवन द स्टेटस ऑफ अ फाउंडेशनल वैल्यू इन पब्लिक सर्विसेज। तो सबसे पहले ये जो है इट सेज कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो काम करेगी ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस इररिस्पेक्टिव ऑफ द व्यू पॉइंट्स। ठीक है, तो मेरिट्स ऑफ द केसेस पे करेंगे, ये नहीं कि इसका ये पॉइंट ऑफ व्यू है पॉलिटिकल क्लास जो प्रेशर, नहीं, सिर्फ मेरिट ऑफ द केस पे ये काम करेंगे। सो दिस विल ऑल्सो हेल्प इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ इन द कंट्री। इनफैक्ट हमारी कंट्री की एक एलिगेशन है कि इंडिया इज अ सॉफ्ट स्टेट। ठीक है, सॉफ्ट स्पेसिफिकली टू द क्रिमिनल्स, तो ये एक है, इट डजंट टेक अ हार्ड पोजिशन अगेंस्ट पीपल engaged in the मतलब criminal activities, तो ये हमारे कंट्री में देखा जाता है। and one of the reasons is the criminalization of the politics. okay, then अगर ये सिस्टम ऐसे politically neutral है, ठीक है, then in that case ये जो corruption होती है, political patronage होती है to certain people, उनको एक आशीर्वाद मिला होता है कि आप करते रहो, चलते रहो, हम भी खुश, आप भी खुश, तो ये सिस्टम बंद होगा। So the system of patronage, nepotism and corruption will be kept in check. हाँ, कुछ लोग करेंगे, but by and large it will be in check. So this is a good thing. Then an impartial civil service is more likely to assess the long-term social payoff. वो ये नहीं देखेगा कि आज मैं इसको कर दूं तो मेरे को इतना फायदा हो जाएगा, there is a gratification, मेरे को फायदा हो रहा है इसका, या पॉलिटिकल मास्टर खुश हो गया। शॉर्ट टर्म नहीं, वो लॉन्ग टर्म देखेगा कि यार ये इतना सारा पैसा है, इसको इस कॉन्ट्रैक्ट में डाल दिया गलत तरीके से, ऐसे नहीं करना, इतने से लोगों को कितना फायदा हो जाता, हम एजुकेशन में डाल देते, किसी और चीज़ में डाल देते। सो इफ अ पर्सन इज इम्पार्शियल, ठीक है, तो वो शॉर्ट टर्म की जगह लॉन्ग टर्म सोशल पे ऑफ पे फोकस करेगा। एंड फर्दर अ नॉन पार्टिसन सिविल सर्विस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो है उसके अकॉर्डिंग्स में ये काम करेंगे। सो दिस इज अगेन अ थिंग ओवर हियर। ओके, सो द लास्ट एजेंडा ऑफ द क्लास, सिविल सर्विस एक्टिविज्म। ठीक है, ये नॉट आस्क्ड इन द मेंस पेपर बट वी कैन एक्सपेक्ट। सिविल सर्विस एक्टिविज्म अफेक्ट्स द प्रिंसिपल्स ऑफ सिविल सर्विस न्यूट्रलिटी। हाँ, ये गुजरात पीसीएस का क्वेश्चन है, गुजरात स्टेट पीसीएस। So, civil service activism affects the principles of civil service neutrality. Critically evaluate. यहाँ लिख दिया है critically evaluate. Let me just explain the concept right up. I think you'll get it on the slides also. तो civil service activism का क्या मतलब हुआ? ये term मेरे को discuss करना था actually. Civil service activism. You know, in our society, हमारी जो parliamentary form of government है, the political executive है, पॉलिटिकल क्लास, एंड दे गो टू द पीपल एंड सीक वोट्स, एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट जो हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है दैट विल वर्क अंडर द कवर, वो बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं। एंड वन ऑफ द रीजंस इज दैट वी एक्सपेक्ट देम टू रिमेन न्यूट्रल। ये नहीं कि अपनी पोजीशन से दे इमर्ज एज अ कंपीटिंग सेंटर ऑफ पावर अगेंस्ट द पॉलिटिकल क्लास, हम ऐसा भी नहीं चाहते। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस ओवर हियर, and also to give a perception of being politically neutral. तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं सिविल सर्विस एक्टिविज्म, when a person goes beyond that, जो अपना ड्यूटी है, नॉर्मल ड्यूटी करा, उसके बियॉन्ड जाता है to ensure that there is citizen centric governance, there is more participation of the people. बाहर जाके फीडबैक लेता है कि भाई आपको प्रॉब्लम है, आपको ये दिक्कत है, वो है, हम ये कर रहे हैं, आपके लिए कर देंगे आगे चल के। ठीक है, सो ही गोज आउट ऑफ हिज ड्यूटी, बट वो और प्रोएक्टिवली इसको इंगेज करते हैं, पेशी करते हैं, द पब्लिक हियरिंग्स। सो नाउ इट इज़ नॉट सो मच बिहाइंड द सीन, सामने आके वो काम कर रहे हैं। सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिविल सर्विस एक्टिविज्म. So it's basically proactive steps which are taken by civil servants to make the system administration more people-centric, transparent, efficient and abiding. तो ये इसका काम है civil service activism का. ठीक है, so this includes certain activities like public meetings, asking for feedback,
मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ दिस राइट्स, ये सब चीज़ें यहाँ पे आ जाती है. सो विच इज़ बेसिकली अ गुड थिंग. But then in that case, what happens is, sometimes what happens is, we see that a person has emerged as a larger than life fit person. ठीक है, उसके फैन फॉलोइंग सोशल मीडिया में देखते होगे, इसका फैन है, ये फैंस है. आजकल ऐसी बातें भी करते हैं कि मेरे फैंस मेरे को सपोर्ट करे, कुछ लिख भी देते हैं कमिश्नर्स. पुलिस, मैंने एक को देखा था एक्चुअली. तो सो इन दैट केस समटाइम्स इट मे हैपन दैट जो ब्यूरोक्रेट है, ठीक है, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो अपना एक इंडिपेंडेंट पावर बन रही है. समटाइम्स दे मे नॉट इवन लिसन टू देयर पॉलिटिकल मास्टर्स. समटाइम्स दिस मे हैपन. ठीक है, तो एक ये चीज़, एक ये पर्सपेक्टिव है यहाँ पे. दूसरी चीज़, एंड ऑल्सो डिसओबे जो आपके डिसओबे द डायरेक्शंस दैट हैव बीन गिवन वाया द सिविल सर्वेंट्स ऑफ कोर्स. तो जो ब्यूरोक्रेट है, उसके ऊपर देयर विल बी सो मेनी ऑफिसर्स, द पॉलिटिकल मास्टर्स उनके बॉसेस के थ्रू प्रेशर डाल सकते हैं. सो दैट कैन बी डन. तो एक चीज़ तो ये है, एक एस्पेक्ट यहाँ पे ये है. दूसरा एस्पेक्ट हम देखते हैं कि समटाइम्स दीज पीपल लीव द सर्विसेज एंड जॉइन अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी. ये भी होता है ऐसे. तो अपना परसेप्शन अच्छा है लोगों का, तो दे टेक, मे बी दे गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑल्सो, समटाइम्स रिजाइन एंड जॉइन अ पॉलिटिकल पार्टी. सो दे यूज द पोजिशन ऑफ पावर. मैं मैल प्रैक्टिसेस बोल रहा हूँ, अच्छी चीज़ें मैं बता चुका हूँ. ठीक है, अच्छी चीज़ें मैं यहाँ पे दिखा चुका हूँ. सो आई एम जस्ट सेइंग यहाँ पे क्रिटिकल आया ना यहाँ पे, तो ये एक स्टेटमेंट बता रही है कि तो नेगेटिव साइड भी है इसकी. तो वी आर लुकिंग एट द नेगेटिव डायमेंशंस ओवर हियर. पर्सन जॉइनिंग द पॉलिटिक्स एट द एंड ऑफ द डे, तो ये भी हो जाता है यहाँ पे. ठीक है, तो ये कुछ पर्सपेक्टिव्स है यहाँ पे विच यू नीड टू हाईलाइट ओवर हियर. सो बेसिकली व्हेन यू राइट द आंसर्स यू विल एक्सप्लेन व्हाट इज सिविल सर्विस एक्टिविज्म. आप इसकी ड्रॉबैक्स स्पेसिफाई करोगे. ठीक है, आप इसके के मतलब सिविल सर्विस एक्टिविज्म क्या है, उसका बेनिफिट बताया, फिर आप बताएंगे शॉर्ट कंसर्न्स क्या है. एंड देन मे बी ऑन अ better note you can whatever stand, I would have taken a positive stand over here, because in any case आप ये 2-3 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए थे आप स्पेसिफाई करो, और फिर उसके बाद आप यहाँ पे ये बताओ कि this is basically the responsibility of the public service so that the government is more responsive and accountable. ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ ऊपर से सर्विस दिया नहीं दिया वो चेक ही ना करो. तो पब्लिक का फीडबैक होना चाहिए, एंड दैट इज़ वन ऑफ द वे ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, पार्टिसिपेशन एंड अकाउंटेबिलिटी. दैट इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस. सो दैट वे यू कैन इलैबोरेट दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट ओवर हियर. ठीक है, तो ये है बेसिकली यहाँ पे. सो दिस हाउ डज दिस अफेक्ट द सिविल सर्विसेज, प्रिंसिपल्स ऑफ सिविल सर्विस न्यूट्रलिटी. अच्छा हाँ, ये एक चीज़ और यहाँ पे कर सकते हो सिविल सर्विस न्यूट्रलिटी के रेफरेंस में. तो मैंने एक चीज़ बोली थी दैट अ पर्सन, ब्यूरोक्रेट, ठीक है, ही इमर्जेस एज अ सेंटर ऑफ पावर, इंडिपेंडेंट ऑफ द पॉलिटिकल क्लास. तो एक आपको याद कीजिए वो जो मॉडल था ऑफ केनेथ केर्नागन्स पॉलिटिकल, ये मॉडल जो था वो कह रहे थे कि इनको बिहाइंड द सीन काम करना चाहिए. तो ये सामने से आके काम कर रही है. So this is again violative of this principle over here. So you can quote this person also. Right. So this is all we have in this particular chapter. Right. Thank you for streaming, and do practice those questions that are given, that have been discussed in that session. And in the next session we'll complete the foundational values. So पूरे aspect को हम completely इसको cover कर देंगे. So this is it. Signing off. Shubhashish Singh Rehal. Bye bye. Take care.